रियलिटी में फिजिक्स के अंदर भी अच्छा खासा पार्ट है जो बहुत सारा ऐसा है शायद तुम्हें केमिस्ट्री में ना मिले। अब तुमने टेम्परेचर बढ़ा दिया, मैंने बोला था जब टेम्परेचर ज्यादा कर देते हो, टेम्परेचर ज्यादा कर दो तो आइडियल गैस का जैसा कुछ कुछ बिहेव करने लग जाती है रियल गैस। तो कह रहा वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, यानी जितनी तुम गैस की वॉल्यूम बढ़ाओगे उतने ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ेंगे। बस ये छोटी सी, यानी जो एवरेज फोर्स कहां लग रही है, दीवारों पर फोर्स आएगी तभी तो प्रेशर निकालोगे। प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। वी एक्स क्यों लिख रहा हूं, सिर्फ एक्स वाली वेलोसिटी नहीं है, रियलिटी में वाई की डायरेक्शन में भी वेलोसिटी है। क्या एक गैस सिर्फ एक्स डायरेक्शन में जाती है, उसका पार्टिकल वाई में भी जाएगा, जेड में भी जाएगा, पर अभी हम सिर्फ एक के लिए कर रहे हैं। एक एक चीज की डिराइव करा रहा हूं, डेरिवेशन करा रहा हूं, कहां से आ रहा है। क्या हाल चाल क्या हाल चाल क्या हाल चाल। तो एडीवी तुम्हारा स्वागत करते हैं इस लेक्चर के अंदर जिसका नाम है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। अब बेसिकली ये चैप्टर लोग केमिस्ट्री के अंदर पढ़ लेते हैं, पर तुम्हें पता ना मेरे ऊपर जो बीती थी, मेरे स्कूल में मुझे काइनेटिक थ्योरी थर्मोडायनेमिक्स कराए नहीं गए थे, बोल दिया था टीचर ने केमिस्ट्री में पढ़ लेना वहां आ जाएंगे हम। बट रियलिटी में फिजिक्स के अंदर भी अच्छा खासा पार्ट है जो बहुत सारा ऐसा है शायद तुम्हें केमिस्ट्री में ना मिले। तो हम लोगों को इसे फिजिक्स की तरह बिल्कुल काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को बेसिक से डिटेल खत्म करना है। तो तुम्हारे एडीबी आप खड़े हैं, टेंशन काहे ले रहे हो। इस चैप्टर में एक छोटी सी जो बात है जो तुम्हें ध्यान रखनी है वो ये कि इस चैप्टर के नोट्स बहुत काम आएंगे। क्यों नोट्स काम आएंगे, 90% चैप्टर के अंदर थ्योरी है, क्योंकि काइनेटिक थ्योरी है ना गैसेस की। थर्मोडायनेमिक्स के अंदर हमने मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, ये सब। यहाँ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज भी पढ़ेंगे, यानी वेलोसिटी ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल, यानी नंबर ऑफ मोल्स, अवोगाड्रो नंबर, सब याद है, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू मास अपॉन मोलर मास, ये वाली चीजें तुमने पढ़ी होगी, याद है। ये सारी इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। पीवी इक्वल्स टू एनआरटी इक्वेशन आई कहां से थी वो भी इस चैप्टर के अंदर डिराइव कराऊंगा। बस ध्यान रखना इस चैप्टर के नोट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एडीवी नोट्स कहां मिलेंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में तुम्हें मिल जाएगा पीडब्ल्यू ऐप का, वहां तुम्हें सारे के सारे नोट्स मिल जाएंगे। और नोट्स बहुत सुंदर बनाए बड़ी मेहनत से, तो बस वो नोट्स देख लेना और मेरे साथ साथ भी बना सकते हो तो बहुत बढ़िया है ना। बाकी बहुत सारे बच्चे यहाँ पे ऐसे हो सकते हैं जो शायद पहली बार आए हो पीडब्ल्यू प्लेटफॉर्म पर, तो उनको बता दूं पीडब्ल्यू ऐसा एजुकेशन प्लेटफॉर्म है जहां पर ऑलरेडी लाखों करोड़ों बच्चे पढ़ चुके हैं ना, बहुत सारे टॉपर्स बन चुके हैं, शायद अगले तुम हो सकते हो। तो शुरुआत करें काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। काइनेटिक वर्ड से समझ में आ रहा है ना, काइनेटिक मोशन से रिलेटेड बात हो रही है ना। तो यहां पर हम क्या पढ़ने वाले हैं, गैसेस पार्टिकल्स का मोशन। और हाँ, वैसे तुम्हें ये टेलीग्राम है, यहां पर भी तुम्हें सारे नोट्स वगैरह प्रोवाइड हो ही जाते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है भाई। तो ध्यान से सुनना, ध्यान सुनो। The less space I give to student, the more pressure they feel। क्या कह रहा देख रहे हो, है ना। अरे सिंपल सी बात है, जब हम किसी को हद से ज्यादा घेरे रखते हैं 24 घंटे की, ये कर लो कर लो ये कर लो, सिर पे ही बैठे रहेंगे तो भाई आदमी प्रेशर फील करता है भाई, ये होता है ना। और यही है बॉयल्स लॉ। बताएंगे क्या बॉयल्स लॉ, शुरुआत में ही हम पढ़ने वाले हैं क्या, आइडियल गैसेस के बारे में बताता हूं, फिर 3 लॉज पढ़ेंगे, चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, गे-लुसेक लॉ और एक अवोगाड्रो की हाइपोथेसिस है। ये 4 चीजें मिलकर तुम्हारा सारा काम बना देंगी, है ना। लेकिन सबसे पहले हमें पढ़ना पड़ेगा आइडियल गैस क्या होती है। बेसिकली हमने थर्मोडायनेमिक्स के अंदर भी आइडियल गैस पढ़ी थी, याद है। और काइनेटिक थ्योरी तो है ही किसकी, आइडियल गैसेस की। रियलिटी में आइडियल गैसेस जैसी कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती भाई। एटी भाई पढ़ता है क्यों है, बताई थी ना। अगर तुम्हारे सामने एक टारगेट दे दूं कि तुम्हें इस इंसान जैसा बनना है, इतना महान बनना है तुम्हें, अब हो सकता है तुम उतने महान ना बन सको, लेकिन अब तुम्हें पता है कि उसके आसपास भी पहुंच गए ना तो महान वाली कैटेगरी में आ सकते हो। इसलिए हम आइडियल गैसेस की थ्योरी पढ़ते हैं, सो दैट अगर हमारी गैस उसके आसपास का बिहेवियर कर रही होगी तो हम उसको क्या बोल सकते हैं कि परफेक्ट गैस मिल गई हमें भाई, है ना। तो शुरुआत में हमने क्या पढ़ा भैया, आइडियल गैस के बारे में। तो आइडियल गैस वो इक्वेशन है जो इस वाले लॉ को फॉलो करेगी। इस वाले लॉ को आज हम पढ़ाने वाले हैं। ये आया कहां से, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, पी फॉर प्रेशर, वी फॉर वॉल्यूम, एन फॉर नंबर ऑफ मोल्स, आर फॉर गैस कांस्टेंट एंड टी फॉर टेम्परेचर, ठीक है। और ये आइडियल गैस ऐसी गैस होगी जो सारे टेम्परेचर, कोई भी टेम्परेचर ले आओ तुम उस पर हर बार इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, ठीक है। किसी भी टेम्परेचर पर, किसी भी प्रेशर पर फर्क नहीं पड़ता तुम टेम्परेचर बढ़ा घटा रहे हो, फर्क नहीं पड़ता तुम प्रेशर कम ज्यादा कर रहे हो, पर आइडियल गैस एक ऐसी गैस है जो हमेशा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। इसी को हम परफेक्ट गैस भी बोल देते, पता है। इसी को हम क्या भी बोल देते भैया, परफेक्ट गैस। मैं यहाँ पे ना एक डब्बे ले लेता हूँ, डब्बों में बंद करूंगा इन्हें, मैं मन कर रहा है डब्बों में बंद करेंगे भाई, ठीक है। चलो अब सिंपल सी बात है, जब हम लोग, अब तुम्हें ये वाली इक्वेशन ना डिराइव कराऊंगा मैं, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी वाली इक्वेशन डिराइव कराऊंगा। जब इस इक्वेशन को डिराइव करेंगे तो हमें एक दो बातें ध्यान रखनी है। पहली क्या, हम गैस के मॉलिक्यूल्स का साइज ना के बराबर लेंगे। हमने कुछ अजम्पशंस मानने पड़ेंगे जब हम आइडियल गैस के बारे में पढ़ेंगे। वो अजम्पशंस क्या है कि हमें गैस के मॉलिक्यूल्स ना के बराबर साइज के लेने, बहुत छोटे छोटे, उनके बीच की रिपल्शन और अट्रैक्शन फोर्सेस को नजरअंदाज करना, हमें मानना है कि उनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस नहीं है। दैट मींस, तुम्हें याद है पिछले चैप्टर में एनर्जी पढ़ी थी, इंटरनल एनर्जी पढ़ी थी, है ना। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमें सिर्फ गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में माननी है कौन सी, काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि हम सिर्फ क्या पढ़ रहे हैं, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। आइडियल गैस को हमने जब माना कि हम आइडियल गैस के बारे में पढ़ेंगे,
तो हमें मान लेना है कि उनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्सेज नहीं होती, यानी कि एक महान इंसान है जिसको जेलसी वेलसी नहीं होती। बस सच्चाई नहीं है, पर हमें मानना है कि कोई महान बनना चाहता है तो उसके अंदर ये वाले फैक्टर नहीं होनी थी, जलन की भावना ना, ठीक है, ये वाली इच्छा, प्लीज मुझे इंस्टाग्राम आईडी दे दो, मेरे से बात करोगे, ये वाली इच्छा, ये सब नहीं होती उसके अंदर ना भैया, ये सब बातें नहीं। तो इसके अंदर कोई भी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को हम इग्नोर कर देंगे भाई साहब, ठीक है। बट रियलिटी में देखो सच्चाई तो यही है कि ऐसा नहीं होता। जब तुम्हारा कोई रिप्लाई नहीं करता, इवन क्लास में मैसेज चल रहे होते हैं, कल तुम मुझसे बात नहीं कर रही थी, मैं सो नहीं पाया, तुम मेरे रिप्लाई नहीं कर रही थी, मैं तुम्हें इंस्टाग्राम पर रिक्वेस्ट भेज दूं, तो यही चल रहा होता है। हाउएवर नो रियल और एक्चुअल गैस फुलफिल्स द अबव कंडीशन, ये सच्चाई है ना। जो रियल गैस का बिहेवियर है वो हल्का सा अलग होता है आइडियल से, हल्का सा अलग, ज्यादा नहीं। बताऊंगा कुछ रियल गैसेस का बहुत ज्यादा अलग है बिहेवियर आइडियल गैस से, लेकिन कुछ गैसेस का कुछ एक्सट्रीम कंडीशंस पर, जब मान लो कोई बच्चा है, एक महान बच्चा है, तुम्हारा दोस्त है, वो महान नहीं है, बहुत ज्यादा गधा है, तुम्हें दिख रहा है यार इसे क्या करें जो ये महान के आसपास पहुंचे, तो उसे बड़ी दिक्कतों में पाला बाड़ा, उसे स्ट्रगल्स कराए, घर वालों ने बहुत मेहनत कराई, टीचर ने बहुत पढ़ाया बढ़ाया, फाइनली वो थोड़ा थोड़ा उसके पास पहुंचे। यानी कुछ एक्सट्रीम कंडीशंस ऐसी हम लेके आएंगे जिसमें हम रियल गैस को ट्राई करेंगे कि वो आइडियल गैस के थोड़ा सा तो पास पहुंचे हैं। चलो भैया, कह रहा है एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर the above assumptions are valid and some real gases like hydrogen, oxygen, nitrogen, helium etc almost भी, देखो क्या बोला मैंने भी, यानी जब तुम लो प्रेशर रखो और किसी गैस का टेम्परेचर बढ़ाते जाओ, टेम्परेचर बढ़ाते जाओ, टेम्परेचर बढ़ाते जाओ, स्पेशली हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन, ये गैसेस ऐसी होती हैं जो लगभग ऑलमोस्ट बिहेव करने लग जाती हैं आइडियल गैस की तरह, लगभग एग्जैक्टली नहीं पर लगभग फील वो करने लग जाती हैं, बिहेव करने लग जाती है। जैसे तुम्हारा एक जैसे मान लो कल को तुम भैया या तुम्हारे मम्मी पापा ये बात को रिलेट कर पाएंगे कि कोई बच्चा पढ़ लिख नहीं रहा है, उसे घर में बाइक कार सब दी हुई है, बढ़िया मजे से घूमता है भाई साहब, है चौकड़ी में बैठ जाता है दोस्तों के साथ, आवारागर्दी करता घूमता है, लेकिन उसे एक दिन रियलाइज हुआ कि घर की हालत बहुत खराब हो गई है, मम्मी पापा बहुत दिक्कतों में हैं, और उसके मम्मी पापा ने उसे बोला कि बेटा अब तू ही है हमारी आखिरी उम्मीद, यानी मोटिवेशन का डोज दे दिया उसे, मोटिवेशन का डोज दे दिया। तो हो सकता है वो उसे एक्सट्रीम कंडीशंस में लेके आए, टेम्परेचर बढ़ा दिया, हीट बढ़ा दी, माहौल में गर्मा गर्मी ले आए, या फिर पापा आए कि आज तो इसे धुनूंगा, पापा ने बहुत पेला, बहुत चांटे मारे, बहुत बजाया, घर के अंदर बंद कर दिया, इसका खेलना कूदना बंद कर दो, सब हटा दो, तो टेम्परेचर बढ़ा दिया, बहुत भयंकर टेम्परेचर बढ़ा दिया, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या हुआ, वो थोड़ा सा आइडियल बनने का बिहेव करने लग जाता है, ठीक है। ये है तुम्हारी आइडियल गैस की इक्वेशंस के बारे में, 1 2 3 को लिख लिया। चलो अब आ जाओ, यहां से स्टार्ट होते हैं कुछ लॉज। सबसे पहला पढ़ेंगे बॉयल्स लॉ। इस चैप्टर में फिर से बोल रहा हूं, कहानी की तरह भी नहीं सुनना, पर यह भी नहीं सोचना कि क्या क्या करते ना करते ना, थ्योरी है इस चैप्टर में 90%, और मैं तुम्हें इस थ्योरी को, मेरी गारंटी है, मैं तुम्हें बिल्कुल मजे से पढ़ाने वाला हूं, तुम्हें फील नहीं आएगी। केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री वाले आकाश सर करता नहीं, अच्छा ठीक है, हाँ हमें मैं एटी भैया फिजिक्स के साथ साथ केमिस्ट्री में महारत लेके आए भाई, चलो ठीक है। तो बॉयल्स लॉ क्या कहते हैं, बहुत पुराने जमाने की बात है, 1662 समझते हो, 1600 1600 1600 वाट, न्यूटन बाबा भी उस टाइम के आसपास थे ना। तो एक साहब थे रॉबर्ट बॉयल, इन्होंने एक बात बोली कि अगर तुम टेम्परेचर कांस्टेंट कर दो, क्या करो टेम्परेचर कांस्टेंट, ऐसा एग्जांपल बताता हूं। अच्छा तुम्हें एक बात पता है, पिछले थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में एक बात पढ़ चुके हैं ना, अगर मैं किसी गैस को कंप्रेस कर दूं, दबा दूं, मैं क्या करूं, दबा दूं, तो टेम्परेचर बढ़ जाता है। पर क्वेश्चन वाला कह रहा है टेम्परेचर मत बढ़ने दो, टेम्परेचर मत बढ़ने दो, क्या कह रहा है, टेम्परेचर मत बढ़ने दो, ठीक है टेम्परेचर नहीं बढ़ने तेरे, तो वो वाला बर्तन ले आओ, अरे ये क्या बन गया भैया, वो वाला बर्तन ले आओ जो खुद से एक्सपेंड करता रहे, तो क्या होगा, गैस ना क्या करेगी, गैस एक्चुअल में इस पे प्रेशर लगा रही होगी, हाँ ना बोलो, लगा रही होगी, तो धीरे धीरे मान लो ये एक्सपेंड कर गया। लेकिन सुनो, तुम क्या भी नहीं चाहते कि टेम्परेचर चेंज हो, देखो पिछले चैप्टर से बहुत ज्यादा रिलेट करेगा ये। मान लो एक बर्तन नहीं रहा, यहां पे पिस्टन लगा दो भाई, पिस्टन, ठीक है, मैंने क्या किया, यहां पे गैस भरी हुई है, गैस का कुछ टेम्परेचर है, मैंने इसे फ्री छोड़ दिया, दिस इज फ्री टू मूव, अगर इसे फ्री टू मूव छोड़ूंगा और गैस क्या एक्सपेंड होना चाहेगी, फैलना चाहेगी, दैट मींस गैस की वॉल्यूम बढ़ना चाहेगी, वॉल्यूम बढ़ेगी तो क्या प्रेशर घटेगा, हाँ ना बोलो, अरे जब वॉल्यूम बढ़ेगी तो धीरे धीरे फैल जाएगी गैस, प्रेशर घट जाएगा भाई। लेकिन इससे एक नुकसान होगा, टेम्परेचर गिरने की संभावना है, क्योंकि इस गैस की इंटरनल एनर्जी कम होगी नहीं होगी, बताओ
क्या गैस जो अंदर बैठी उसका टेम्परेचर कम हो सकता है, पर हम चाहते हैं टेम्परेचर कांस्टेंट रहे, टेम्परेचर चेंज ना हो, तो हमने अंदर यहां से भट्टी जला दी, आग। तो जितना टेम्परेचर ये लूज कर रही है, जितना टेम्परेचर ये गैस लूज कर रही है फैलने में, उतना ही टेम्परेचर हम यहां दे रहे हैं। तो हम चाहते हैं टेम्परेचर तो कांस्टेंट रहे। तो जब टेम्परेचर कांस्टेंट है, क्या फिर भी वॉल्यूम बढ़ रही है और प्रेशर कम हो रहा है? हाँ ना बोलो, मजा आ गया भाई, बाद में बताओ जल्दी से। क्या ये पॉसिबल है भैया? ये बात पॉसिबल है? हाँ है डी, पॉसिबल है। तो अगर ऐसा होगा तो मुझे एक बात बताओ, इक्वेशन क्या है? क्या देखो क्या टेम्परेचर कांस्टेंट कर दो, देखो कह रहे हैं ये भैया, कह रहे हैं देखो रॉबर्ट, बच्चा इनकी बात छोड़, कह रहा है वॉल्यूम ऑफ अ गिवन गैस गिवन मास ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर। कह रहा टेम्परेचर भी छोड़ो, चलो टेम्परेचर की बात ही मत करो, बाद में टेम्परेचर बोल दिया बाद में। कह रहा अगर कभी भी किसी की वॉल्यूम बढ़ती है तो प्रेशर कम होता है। ये बात सच भी है, ये सच भी है, सोच के देखो। अच्छा अगर तुम जबरदस्ती पकड़ के रखोगे तो नहीं, एक गैस यहां पर रखी स्टोर है, मैं उसे बोल दूं फैल जा, हाथ हटा लिया, फैल रही है। अगर मैं पकड़ के रखूंगा तो मेरे हाथ पे प्रेशर लगाएगी, छोड़ दो, फैल रही है। जब वो फैल रही है तो क्या धीरे धीरे प्रेशर कम होगा, क्योंकि ज्यादा जगह घेर ली उसने, अब वो ज्यादा एरिया पे प्रेशर लगा रही है, तो धीरे धीरे डिवाइड हो गया ना उसका प्रेशर एक तरह से दुनिया में, ऐसे मानो। इससे सोचो जो गैस इस कमरे में, मैं कमरा बड़ा कर दूं, तो क्या अब जो कमरे की दीवारों पर प्रेशर लग रहा था पहले, अब वो थोड़ा कम लगेगा? उतनी ही गैस है, गैस नहीं बढ़ने दी। कह रहा गिवन मास ऑफ गैस, कह रहा 20 ग्राम गैस इस कमरे में रखो, 20 ग्राम गैस एक हवेली में रख दो, तो हवेली बहुत ज्यादा बड़ी होगी, तो गैस आराम से फैल जाएगी, और बहुत सारी दीवार से जो उसका प्रेशर वो डिवाइड हो जाएगा ना, तो प्रेशर कम हो जाता है। कह रहा जब वॉल्यूम, कह रहा भैया जो वॉल्यूम है, जो वॉल्यूम आई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। ये कब की बात है? व्हेन टेम्परेचर इज कांस्टेंट। लेकिन टेम्परेचर क्या रखना है हमें? कांस्टेंट। मुझे एक बात बताओ, यहां से एक चीज मिली, पी इधर ले आओ, क्या पी वी प्रोपोर्शनल टू 1? प्रोपोर्शनल हटा के कांस्टेंट आएगा, हाँ ना बोलो। क्या पीवी इक्वल्स टू कांस्टेंट आ गया? ये बात याद रखोगे, ये बात याद रखोगे। आया बॉयल्स लॉ, यही है बॉयल्स लॉ, बस बॉयल बाबा ने ये लॉ दे दिया, याद रखोगे 1 2 3 इनको। अब जरा यहां दो वापस, यहां पे कुछ और काम की बात होगी तो देख लेते, ठीक है। ये लिख लिया वी प्रोपोर्शनल, ये फालतू की बात है, लिखना चाहते लिख लो। मैंने बुकिश लैंग्वेज, देखो मैंने दोनों बुकिश भी लिखी और मैं खुद भी कराऊंगा, है ना। देखो ये सारी चीजें लिख दी। तो अच्छा एक बात बताओ, क्या जब दो चीजें से कांस्टेंट होती है तो ऐसे लिख सकता हूं P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2? एडी कहां से लिख रहे हो ये? आइए कहां से लिख रहे हो? अब एक बात बताओ, ओ भाई तुम्हें कुछ आवाज आई? कुछ गिरने की आवाज आई मुझे। चलो इस वाली इक्वेशन को देखो, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं V1 प्रोपोर्शनल टू P1? P1 इधर ले जाओ, कैसे लिख सकता हूं? P1 प्रोपोर्शनल टू 1, ये लिख सकता हूं। ऐसे यहां पे V2 प्रोपोर्शनल P2, ये P2 इधर ले जाओ, कैसे लिख सकता हूं? P2 V2 प्रोपोर्शनल 1। क्या दोनों प्रोपोर्शनल 1 है? बेसिकली दोनों ही कांस्टेंट के बराबर है, तो क्या लिख सकता हूं यहां से P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2, ये वाली बात ही लिख सकता हूं। ये पढ़ाने की जरूरत नहीं होती, पीवी इक्वल्स टू कांस्टेंट पढ़ा दिया, हो गया काम। पर सिचुएशन कुछ भी आ सकती है, तो तुम्हें तैयार रहना है। अब एक बात बताओ, क्या दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? तो ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, ऐसा कुछ ग्राफ ऐसा आएगा, देखो ऐसा ये आएगा, देख लो जरा, दिखा भी देते हैं ये। क्या ग्राफ भैया कुछ ऐसे आए हैं? देखो टेम्परेचर कांस्टेंट रखना, याद रखना। हाँ अब एक बात बताओ, P और V क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो ग्राफ ऐसा आया है। लेकिन हम तुमसे पूछें, चलो बाद में पूछेंगे, वो ग्राफ बना लो, उसके बारे में बाद में बताऊंगा, बताऊंगा बाद में, टेंशन ना लो, बस बना लो, ठीक है। चलो एक और चीज, एक और चीज, चलो यहां मैं समझा ही देता हूं क्या है ये ग्राफ का मतलब। हम इस ग्राफ का मतलब तुम्हें समझा ही देते, काहे दिक्कत ले रहे हो यार। 180 बिहेवियर बाय फियर। चलो एक बात बताओ, अगर बोल दूं प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ, तो सीधी सी बात है ऐसा आ गया ना, टेम्परेचर कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट, ठीक भाई साहब। लेकिन ग्राफ दे दूं ये वाला, ग्राफ दे दूं ये वाला, ध्यान से देखना, ग्राफ देखो कुछ अजीब दे रहा हूं मैं, क्या दे रहा हूं मैं? वॉल्यूम की जगह देखो P और V में इनवर्सली रिलेशन है, लेकिन क्या तुम्हें इसका उल्टा कर दो, क्या ये रिलेशन भी सही है? यानी P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय V। अगर तुम P और V का ग्राफ बनाओगे आएगा, अगर मैं यहां V की जगह 1 बाय V लिख दूं, क्या P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय V, तो ग्राफ ये आएगा, टेम्परेचर कांस्टेंट। ये बात याद रखोगे, हाँ ना बोलो। ये क्यों आया? सीधी लाइन क्यों आ गई? ये तो इनवर्सली था, सीधी लाइन क्यों? इनवर्सली था वॉल्यूम के, 1 अपॉन वॉल्यूम के डायरेक्टली है। ये छोटा सा पॉइंट होता है, बट हाँ ये फिजिक्स वाले समझ सकते हैं, हम पता है। चलो ठीक है, देख लिया 1 2 3 एंड को। इस पे कुछ लिखना हो तो देख लो 1 2 3 एंड को, 1 2 3 एंड को, आ जाओ वापस। अब ऑलरेडी मैंने तुम्हें पढ़ाया प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन कुछ ऐसा आता है, कैसा? प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन है कुछ ऐसा।
पर जो हम पढ़ रहे हैं वो ग्राफ किसके पढ़ रहे हैं? आइडियल गैस के। हम क्या पढ़ रहे हैं? आइडियल गैस। लेकिन रियल गैस का कैसा होगा, जरा इस ग्राफ को ध्यान से देखना। कह रहा है जब टेम्परेचर T1 है, टेम्परेचर कितना? T1, तो आइडियल गैस तो ये रही। रियल गैस का ग्राफ बनाओगे वो भी कुछ ऐसा ही आएगा, पर एक्चुअल में यहां नहीं आएगा, थोड़ा अलग आएगा। देखो अब तुमने टेम्परेचर बढ़ा दिया, मैंने बोला था जब टेम्परेचर ज्यादा कर देते हो, टेम्परेचर ज्यादा कर दो तो आइडियल गैस का जैसा कुछ कुछ बिहेव करने लग जाती है रियल गैस। तो देखो टेम्परेचर बढ़ाने पर आइडियल गैस का ग्राफ तो ये है T2। कह रहा रियल गैस का ग्राफ भी लगभग देखो इसके आसपास है। इसका मतलब जब तुम टेम्परेचर बढ़ाते हो तो रियल गैस विल स्टार्ट बिहेविंग ऑलमोस्ट लाइक आइडियल गैस। देख रहे हो? इसे रब कर दो ना, बात समझ में आई? यानी टेम्परेचर 1 पे देखो दोनों के बीच में कितना गैप था, लेकिन टेम्परेचर 2 पे इनके गैप बिल्कुल लगभग कम रह गया। देख रहे हो? यह है मेन बात। कोई दिक्कत परेशानी? हाँ ना बोलो, जल्दी बताओ, आगे बढ़ जाए। चलो ये देखो, वाई डू द बास्केटबॉल ऑलवेज श्रिंक इन वाटर। अच्छा, बास्केटबॉल को पानी में डाल दो, ठंड ठंड लगा दो, उसे श्रिंक कर जाएगी, पता है? थर्मल प्रॉपर्टीज याद आया? ठंड में चीजें श्रिंक करती हैं, हीट में एक्सपेंड करती हैं, है ना? तो आ जाओ भैया, यही है चार्ल्स लो, यही चार्ल्स भैया। चार्ल्स भैया क्या कह रहे हैं? चार्ल्स भैया कह रहे हैं, आज सुन लो ध्यान से, चार्ल्स भैया क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं अगर तुम लोग इस बार क्या कांस्टेंट कर दो भाई? प्रेशर कांस्टेंट कर दो। प्रेशर प्रेशर तो कर दो कांस्टेंट। ऐसे मानो बर्तन में, कुकर में, ध्यान सुनना, कुकर में तुमने, कुकर नहीं, वो लो पानी का, चाय बना रहे हो तुम लोग, चाय बनाइए। चाय बनाने के लिए सबसे पहले पानी डालते हैं, पानी के बाद चाय पत्ती डालते हैं, फिर अदरक कूटते हैं, फिर अदरक डालते हैं, फिर तुलसी जी लेके थोड़ी सी डाल देते हैं, वो गलत है थोड़ा, चलो कोई बात नहीं। इलायची पाउडर डाल देते हैं, ऐसी बनाते हैं चाहे, थोड़ा सा उबलने देते हैं, फिर दूध डालते हैं, चीनी डालना भूल गए डिबिया, फिर चीनी भी डाल देते हैं, फिर पकने देते हैं थोड़ी देर तक, तब जाके चाय बनती है। अब पकने का मतलब, नीचे तुमने आग जला दी, गैस जलाई हुई है, हीट दे रहे हो तो टेम्परेचर विल राइज, टेम्परेचर बढ़ता है। एकदम से तुमने देखा चाय उफने को आती है, ऊपर को आ जाती, चाय की वॉल्यूम बढ़ गई भाई। सब टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ जा रही है भाई। टेम्परेचर बढ़ाने से क्या बढ़ जा रही? वॉल्यूम। प्रेशर कांस्टेंट रखना, कह रहा प्रेशर नहीं पड़ना चाहिए। कोई बर्तन के, चाय के बर्तन के ऊपर प्लेट मत रख देना, फिर तो प्रेशर बढ़ जाएगा, प्लेट पे प्रेशर लगेगा ना, मानते हो? कुकर में सीटी तभी तो बजती है, कुकर में तुम खाना पका रहे हो, सीटी बजती है ना, क्योंकि प्रेशर बढ़ रहा है, बाहर निकलना चाहिए गैस, इसलिए वो सीटी के सहारे निकलती, फिर आवाज निकलती। चलो, तो क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं अगर तुम लोग क्या कर दो, वॉल्यूम और टेम्परेचर को कर दो, वॉल्यूम ऑफ टेम्परेचर रिलेशन। कह रहा है कब? जब कांस्टेंट क्या रहे भैया? कह रहा है गैस टेम्परेचर, प्रेशर जब कांस्टेंट रहे। कह रहा है वॉल्यूम और टेम्परेचर का रिलेशन निकाल रहे हैं जब प्रेशर कांस्टेंट रहे। अब सिंपल सी बात है, क्या लिख दिया टी में, ये कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा, बताएंगे अभी, पहले नीचे पढ़ लो। ये है चार्ल्स लो, चार्ल्स, अरे ये क्या हो गया? चार्ल्स बाबा कहे कि अगर प्रेशर रिमेनिंग कांस्टेंट, प्रेशर को तो कर दो कांस्टेंट, द वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास, कह रहा वॉल्यूम जो होगा ऑफ ए गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली होगा, जितना वॉल्यूम बढ़ेगा उतना टेम्परेचर इज प्रोपोर्शनल टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ये क्या गाथा लिख दी है भैया, ये बता दो हमें। ये कहा लिख रहे हो 1/270, ये क्या है समझ में नहीं आ रहा, बताते हैं, अभी बताते हैं, कहा दिक्कत ले रहे हो। चलो, मैंने क्या बताया, कहानी क्या बताई? कहानी बताइए डिबिया कि वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ये कहानी बताई। ये कब की कहानी है? जब प्रेशर कांस्टेंट, प्रेशर कर दो कांस्टेंट, प्रेशर क्या कर दो कांस्टेंट, ठीक है। एक बात बताओ, क्या ऐसे लिख सकता हूं V/T इक्वल्स टू कांस्टेंट? हाँ ना बोलो, ऐसे लिख सकता हूं, कोई दिक्कत है? बताओ, ठीक है। क्या यहां से ऐसे लिख सकता हूं V1/T1 इक्वल्स टू V2/T2? ये भी लिख सकता हूं? हाँ ना बोलो। ये तो बात समझिए अब क्यों आ रहा है बार बार, ये भी सही है, कोई दिक्कत परेशानी? हाँ ना बोलो। अब क्वेश्चन वाला कह रहा है कि टेम्परेचर को क्या रखना तुम 273 में। अब मान लो स्टार्टिंग में तुम्हारा टेम्परेचर है कितना? 0 डिग्री सेल्सियस। मान लो तुम्हारा टेम्परेचर शुरुआत में 0 डिग्री सेल्सियस, क्या इसको लिख सकता हूं 273.15 केल्विन। थोड़ी देर बाद टेम्परेचर हो गया T, क्या इसको लिख सकता हूं T प्लस 273 डिग्री 0.15 केल्विन? हाँ ना बोलो, ये लिख सकता हूं? ये बता दो बस मुझे, ये बता दो, काम खत्म। देखो देखो देखो, कह रहा है शुरुआत में तुम्हारा टेम्परेचर 0 डिग्री। ये कब की बात है? जब तुम्हारा वॉल्यूम, मान लो इनिशियल वॉल्यूम, इसको V0 लिख दो। शुरुआत में वॉल्यूम ये है, टेम्परेचर ये है। कह रहा फिर वॉल्यूम बढ़ के हो गया टाइम T, कुछ टाइम बाद वॉल्यूम हो गया ये और टेम्परेचर हो गया ये।
तो देखो कैसे लिख सकता है इसी इक्वेशन में, का ऐसा लिख सकता हूं, कह रहा है जब वॉल्यूम था वीओ तो टेम्परेचर था टीओ, जब वॉल्यूम था टाइम टी पे ये तो टेम्परेचर था टी। जरा वैल्यू पुट कर रहा हूं, देखो वीओ मतलब वीओ ही रहने तो वॉल्यूम, टेम्परेचर टीओ कितना है 273.15 केल्विन इक्वल्स टू वीटी। टाइम टी पर वॉल्यूम बढ़ी ना, टेम्परेचर बढ़ने पर टेम्परेचर कितना हो गया टी प्लस 273.15 लिखना है, देखो जरा इसने लिखा हुआ, हाँ लिख देते चलो 0.15। ये बच्चे समझ नहीं पाते, हमने बता दिया। यहां से वीटी निकालना है, मान लो तुम्हें मैं बोलूं वीटी निकाल के बताओ भैया, वीटी निकाल के बताओ, तो वीटी क्या आएगा देखो। अब ये याद कर लेना, बार बार तुम्हें इतना करने की जरूरत नहीं है, हमने कर दिया ना, काहे दिक्कत ले रहे हो। वीटी मल्टीप्लाई में उधर ले जाओ। चलो और एक चीज और देख लो भाई, तुम्हें ऑलरेडी पता है कि वी प्रोपोर्शनल टू टी है, तो ये ग्राफ दिया हुआ है तुम्हें, प्रेशर कांस्टेंट है। अब ये ग्राफ क्या बता रहा है, हमें पता है कि प्रेशर क्या है कांस्टेंट, पर ये ग्राफ क्या बता रहा है, ये स्लोप क्या बता रहा है। मैं बता देता हूं, ये स्लोप बता रहा है 1/p। बताता हूं ये क्या है, पूरा हिंट देता हूं, टेंशन ना लो भाई, टेंशन काहे ले रहे हो, पूरा एक्सप्लेन करेंगे, पूरा एक एक चीज एक्सप्लेन करेंगे। चलो बहुत छोटी सी बात है, देखना छोटी सी मगर मोटी सी बातें। ये रहा तुम्हारा ग्राफ, ग्राफ छोड़ो, तुम्हें पता है पीवी इक्वल्स टू एनआरटी होता है, हाँ ना बोलो, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी होता है। वी यही रहने दो, पी को डिवाइड में ले जाओ। क्या ये पूरा ही प्रेशर भी कांस्टेंट दे दिया इसमें, एनआर तो कांस्टेंट हो गया, क्या तुम देख पा रहे हो, वी प्रोपोर्शनल टू टी ऐसे आया, पर ये जो पी है क्या ये नीचे डिवाइड में आ रहा है। तुम्हें याद दिलाता हूं, क्लास 10th में तुमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, वी इक्वल्स टू आई आर, ओम्स लॉ। यहां पे वी प्रोपोर्शनल टू आई होता था, क्या जो कांस्टेंट है वो यही मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जब तुम वी और आई का ग्राफ बनाते थे तो ये बताता था आर, ये स्लोप क्या बताता था आर, याद है स्लोप ये आर बताता था। लेकिन इसका उल्टा ग्राफ बना दूं कभी भी, अगर मैं यहां आई लिख दूं यहां वी लिख दूं, तो ये क्या बताता है, ये 1/r बताता है। क्यों बताता है 1/r, सोचो क्या आर अगर तुम इधर ले जाओगे और आई वी का ग्राफ बनाओगे तो आर डिवाइड में आ रहा है, यही तरीका यहां पे। बेसिकली जो तुम्हारा वॉल्यूम और टेम्परेचर कांस्टेंट तो है, पर तुम्हारा जो पी कहां आ रहा है, यहां नीचे आ रहा है, टी अपॉन पी आ रहा है। क्या आ रहा है, टी अपॉन पी। यानी अगर तुम ग्राफ कभी भी बनाते हो वी और टी का, देखो दो ग्राफ बनेंगे यहां पे, अगर तुमने ग्राफ कौन सा बनाया, वॉल्यूम और टेम्परेचर का, तो ये जो स्ट्रेट लाइन है क्या देगी यहां पे। तुम अगर स्लोप निकालना चाहो, स्लोप निकालना आता है, यही तो होता है स्लोप, यही होता है स्लोप, याद आ गया। तो इस ग्राफ का स्लोप देता है 1/p, यानी 1 प्रेशर का उल्टा, जो भी आएगा वो प्रेशर का रेसिप्रोकल कर देना। यानी क्योंकि v/t, क्यों देखो जब तुम प्रोपोर्शन लगाओगे तो प्रेशर यहां आएगा, तो v और p का रिलेशन उल्टा है, v और p का रिलेशन उल्टा है। लेकिन अगर तुम ग्राफ उल्टा बना दो ऐसे, यहां लिख दो टेम्परेचर और यहां लिख दो वॉल्यूम, तो अब जो तुम स्लोप निकालोगे, अब जो तुम स्लोप निकालोगे, ये स्लोप क्या बताएगा, ये स्लोप बताएगा तुम्हें प्रेशर। याद रखोगे बात, ये बात याद रखना। क्यों आया समझ गए, क्योंकि जब तुम प्रोपोर्शनल का साइन हटाओगे तो यहां पर nr/p, ये p तुम्हारा डिवाइड में आ रहा है। तो अगर vt का ग्राफ बनेगा, vt का, v इधर t इधर, तो प्रेशर नीचे है, उल्टा। पॉइंट समझ में आया, ये बात याद रखोगे। इससे रिलेटेड तुम्हें दो एग्जांपल देता हूं, चलो एग्जांपल दे रहे हैं भाई, तुम्हें देख लो। अगर कभी भी तुम्हें v और t का ग्राफ देगा और पूछेगा बताओ, एक पॉइंट यह है a, एक पूछेगा ये b, बताओ कौन सा ज्यादा प्रेशर, कौन सा ज्यादा प्रेशर। तो v और t का ग्राफ है, ये होगा, यानी v इक्वल्स टू nr, ये p डिवाइड में आ रहा है। तो जितना ज्यादा स्लोप, जितना ज्यादा एंगल, उतना कम प्रेशर। याद रखना ये बात, ये छोटा सा पॉइंट है, बच्चे गलती करते हैं इसमें। अगर v और t का, v यहां t यहां, इसका उल्टा, अगर यहां t कर दूं और यहां v कर दूं, सेम चीज पूछ ली तुमसे, यही तुम्हारा कंफ्यूजन क्लियर कर रहा हूं। यहां जिसका ज्यादा स्लोप उसका प्रेशर, क्योंकि देखो अगर t प्रोपोर्शनल टू v करोगे, t प्रोपोर्शनल टू v करोगे तो p मल्टीप्लाई में आ जाएगा, पता है, देख लो चाहे करके, करके देख लो चाहे, t के साथ मल्टीप्लाई। देखो t अगर यहां लिखोगे, देख लो भैया, ये देख लो भाई, देख रहे हो, अरे तुम देख सकते हो भाई, क्या तुम p को इधर उठा के ले जाओ, pv, क्या t और v तो प्रोपोर्शनल है, तो p देखो t के साथ मल्टीप्लाई में आ रहा है इधर सामने। तो ये वाली बात ध्यान रखना, अगर ऐसा ग्राफ दिया जाए t और v का, तो यहां पर a का प्रेशर ज्यादा, प्रेशर इज मोर। यहां उल्टा, यहां उल्टा, यहां b वाला प्रेशर इज मोर।
मैंने एग्जाम्पल के साथ दे दिया जो कंफ्यूजन ना रहे। अब याद रहेगी बात, ये हमेशा याद रखना, ठीक है। चलो 1 2 3 को इंपॉर्टेंट पॉइंट बता चुका हूं। अच्छा, स्लोप को सिर्फ स्लोप को लिख क्या देते हैं, स्लोप को पता ना क्या लिख देते हैं, अगर ये ग्राफ ऐसा होता थोड़ा, तो क्या हम डिफरेंशिएशन से निकालते स्लोप? क्या एक्चुअल में स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है? स्लोप होता है चेंज इन वॉल्यूम अपॉन चेंज इन टेम्परेचर। इसको डीवी बाई डी टी लिख सकता हूं, हाँ ना बोलो। डीवी बाई डी टी लिख सकता हूं, हाँ ना बोलो। लिख सकता हूं, तो डीवी बाई डी टी ही स्लोप है ना, बस ज्यादा नहीं इसमें। ये वाली बात याद रखना, क्या मैंने बताया था जितना तुम टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे आइडियल गैस के उतना नजदीक पहुंचती है रियल गैस। देखो टेम्परेचर यहां पे देखो कितना ज्यादा है, यहां देखो टेम्परेचर, दोनों में कितना डिफरेंस है। इस टेम्परेचर पे देखो ये यहां पर, ये यहां पर है, यहां टेम्परेचर देखो लगभग दोनों पास पहुंच गई। तो जितना ज्यादा तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे उतना ज्यादा रियल गैस आइडियल गैस के इर्द गिर्द पहुंचने की कोशिश करती है भाई, ठीक है। बाल खराब हो गए, चलो आगे बढ़ते हैं भैया, ठीक है। अब तक चीज अच्छा, चलो क्वेश्चन पूछ ले, कह रहा विच लाइन शोज मोर प्रेशर, कह रहा ज्यादा प्रेशर कौन सा, एक्स वाई जेड, कौन सा ग्राफ है, ऊपर वी नीचे टी, तो जितना ज्यादा स्लोप उतना कम प्रेशर, उल्टा ये सबसे कम, तो प्रेशर डब्ल्यू वाला सबसे ज्यादा, फिर जेड वाला, फिर वाई वाला, और फिर तुम्हारा भैया एक्स वाला। याद रखोगे, याद रखोगे। इस क्वेश्चन में 90% बच्चे गलत करके आ जाते हैं, ठीक है। चलो मजा आ रहा हो भाई, अब तक आसान चल रहा। चलो एवोगाड्रो, देखो हमने क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ा चार्ल्स लो, बॉयल्स लो, दो चीजें पढ़ चुके हैं मैंने, चार्ल्स लो, बॉयल्स लो, चार्ल्स लो, बॉयल्स लो, याद रखना भाई सब, पहली बता रहे हैं, ठीक है। अवोगाड्रो की हाइपोथेसिस, अवोगाड्रो याद है, अवोगाड्रो नंबर पढ़ते हैं 6.022 into 10⁻23, भूल गए, एक नंबर पढ़ते हैं ना, हाँ उसके बारे, उसके उन्हीं साहब ने जिन्होंने वो नंबर दिया था उन्हीं की बात कर रहे हैं। कह रहे कांस्टेंट टेम्परेचर रखो और प्रेशर रखो, ना तो टेम्परेचर चेंज घटने बढ़ने दो ना प्रेशर घटने बढ़ने दो, ठीक है। अगर तुम्हारे डब्बे में मान लो कुछ गैस रखी है, एक डब्बे में गैस रखी है, मान लो 10 किलो गैस, और वो है ऑक्सीजन, दूसरे डब्बे में रखिए 10 किलो हीलियम, तीसरे डब्बे में रखिए 10 किलो नाइट्रोजन। कह रहा बेशक गैस अलग अलग है, एक हाइड्रोजन एक हीलियम एक, अगर सेम टेम्परेचर और प्रेशर पर रखिए ऑक्सीजन 10 किलो, हीलियम 10 किलो, या फिर कोई और सी गैस, कहते हैं इनके तीनों के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बराबर होते हैं। ये कौन सी बताने वाली बात, फिर भी बता दी। कह रहा है एट कांस्टेंट टेम्परेचर, कह रहा है टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है पर, हाँ, और प्रेशर कांस्टेंट रखना है। कह रहा है इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। कह रहा है जितनी वॉल्यूम, वॉल्यूम का मतलब होता है जगह घेरना, 10 किलो की गैस ऑक्सीजन रखी है, 10 किलो की हीलियम और 10 किलो की अमोनिया, ये तीनों जो गैस हैं 10 किलो हैं, सेम टेम्परेचर का उसमें है, तो इनके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होंगे, मॉलिक्यूल्स मतलब समझते हो, मैं बोलूं आज हमारे यहां एक कमरा भर के लोग आए, एक कमरे में मान लो एक कमरा भर के लोग आए हमारे यहां आज, अगले दिन आज भी हमारे यहां एक कमरा भर के लोग आए, कितने लोग, कमरा भर के मतलब वॉल्यूम, कितने लोग, मॉलिक्यूल्स। कल आए थे 25 मॉलिक्यूल, 25 लोग, आज आए 25 लोग, 25 मॉलिक्यूल, ये मतलब है, ठीक है। तो कह रहा है वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, यानी जितनी तुम गैस की वॉल्यूम बढ़ाओगे उतने ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ते हैं, बस ये छोटी सी बात। डेंसिटी कांस्टेंट ये तो चलो खैर तुम्हें पता ही है, ठीक है। अब आ जाओ गेल लुसेक्स लॉ, इसके बाद ही हमारी पीवी इक्वल्स टू एनआरटी बन जाएगी। गेल लुसेक्स, अच्छा अब ये बार बार नहीं बताऊंगा, ये ऑलरेडी बता चुका हूं कैसा आता है, ये वाली इक्वेशन है ना, जोसेफ गे लुसेक नाम था इनका। इन्होंने एक बहुत बढ़िया बात बोली, क्या बढ़िया बात बोली, कह रहे अब तक तुम कभी टेम्परेचर को कांस्टेंट कर देते हो, कभी प्रेशर को कांस्टेंट कर देते हो, इस बार वॉल्यूम कांस्टेंट कर दो, बढ़ने मत दो वॉल्यूम। कुकर बंद कर दो इस बार, कुकर वाला एग्जांपल, कुकर, कुकर के अंदर चावल पकने दिए भैया, चावल डाले, फिर पानी डाला, थोड़ा धुल भी लेना, उनमें वो होती है गिनार वगैरह होती है ना, कुछ होते हैं अजीब प्रकार की चीजें, वो निकालनी होती है, साफ करती है मम्मी पहले चावल ऐसे ऐसे करके, है ना, कभी किया तुमने, मैंने भी किया, मेरे पापा ने भी, हमारे तो कर देते भाई। मम्मी की मदद जो जितनी बन पाए बेटा उतनी करना, ठीक है। और अब तुम इस लेक्चर में अब तक टिक गए हो, और वो भी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस देखने टिके हो, भाई साहब सैल्यूट है। बस तुमसे एक थोड़ी सी गुजारिश है भाई, मैं इतनी सारी वीडियोस सारी चीजें तुम लोगों के लिए डालता हूं, मुझे वीडियोस में, मैं तुम्हें पता है ना हर कमेंट देखता हूं, मैंने बोला था मुझे कमेंट में ना कभी, मतलब बहुत सारे बच्चों का प्यार तो मिलता ही, ऑब्वियस सी बात है, वो प्यार है तभी मैं ये कर पा रहा हूं, पर उसमें ना कुछ बच्चे प्यार को तो भूल जाते हैं, बस ये कहते हैं सर ये वाला डाल दो, वो वाला डाल दो, जल्दी डाल दो, ये डाल, यार तनिक थोड़ा सा प्यार भी कर लिया करो अपने एटीवी से, ये भी बोल दिया करो थैंक यू एटीवी आपने ये वाला लेक्चर डाला, हमने देख लिया, प्लीज अब अगला वाला डाल दो। और तुम बताऊं, तुमसे ज्यादा मुझे जल्दी रहती है कि जल्दी जल्दी लेक्चर्स हैं, पता मैं रिकॉर्ड कर चुका हूं तो बहुत पहले,
पर क्या होता है, टीम पूरा मैनेज करती है कि हर टीचर के जाने चाहिए इतने इतने दिन, वो पूरा मैनेज करते हैं, वो मेरे हाथ में होता ही नहीं, अदरवाइज मैं तो अब तक सिलेबस कब का खत्म करा देता। मतलब सोचो ये वाली वीडियो भी क्या अपडेट किया, देखो तुम्हें दिखाई देता हूं ना, मेरा फोन कहां है, हमारे पास फोन नहीं है भाई, दिवाली गई है अभी कल, अगर दिख जाए तो बेटा देख लो, दिख रहा है तो ए भाई, दिखेगा नहीं इसमें ना, अक्टूबर तो दिख जाएगा तुम हल्का सा शायद, कि अक्टूबर में रिकॉर्ड कर रहा हूं, दिखा हल्का सा अक्टूबर दिख रहा है, ये रहा ऊपर, पता नहीं दिख रहा नहीं दिख रहा, चलो तो बेटा, और सारे टीचर्स मेहनत करते हैं ऐसी है ना, कर चलो, अब तक तुम पढ़ रहे हो बहुत बढ़िया बात है। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ने के लिए तो बहुत हिम्मत चाहिए, बहुत विल पावर चाहिए, हर बच्चा नहीं पढ़ता काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, क्यों नहीं पढ़ता पता है, थ्योरी है चैप्टर में, केमिस्ट्री में पढ़ लिया हम नहीं पढ़ना, फिजिक्स में थोड़ा काइनेटिक थ्योरी गैसेस तो हमारे स्कूल में तो पढ़ाया नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्या, ये सब दिमाग में आती है बातें, लेकिन एक टॉपर पढ़ता है बस, सच्चाई है, टॉपर प्लस पैशनेट बच्चा, टॉपर ना भी हो पर बनना चाहता हूं वो वाला, चलो ठीक है। तो सिंपल सी बात है, क्या कह रहे हैं, वॉल्यूम कांस्टेंट कर दो इस बार, कह रहे हैं वॉल्यूम, देखो वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, ये वाली बात बोल दी उन्होंने, ठीक है, वॉल्यूम रिमेन्स तो कर दो कांस्टेंट, वॉल्यूम तो कर दो क्या कांस्टेंट, कह रहा अब प्रेशर ऑफ अ गिवन गैस ऑफ अ मास, गिवन मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एब्सोल्यूट, ये क्या लिख दिया, प्रेशर और टेम्परेचर का रिलेशन दे दिया इन्होंने, प्रेशर और टेम्परेचर रिलेशन क्या दिया, देखो अगले पेज लिख दूं 1 2 3, ये पता है रिलेशन, समझ गए ना, किसी टेम्परेचर पर प्रेशर इक्वल होगा इनिशियल प्रेशर ब्रैकेट 1 प्लस टी, जो टेम्परेचर पर तुम प्रेशर चेक कर रहे हो, अपॉन 273.15। चलो अब मैं इसमें तुम्हें डायरेक्ट बताता हूं, क्या दिक्कत ले रहे हो, चलो देखो कह रहे क्या कह रहे, देखो क्या लिखा क्या लिखा क्या लिखा, वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, वॉल्यूम कर दो कांस्टेंट, तो प्रेशर इन प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर बोल दिया, इन्होंने क्या बोला, वॉल्यूम कर दो कांस्टेंट तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तो कैसे लिख सकता हूं, हाँ ना बोलो, बोलो जल्दी, अब बेसिकली तुम्हें पता है पीवी इक्वल्स टू एनआरटी होता है ना, क्या पी यहीं रहने दो, पी यहीं रहने दो, एनआर बाय वी हो गया इंटू टी, फिर से देखो अगर तुम पी और टी का ग्राफ बनाओगे, किसका, पी और टी का ग्राफ, फिर से वही कंडीशन आ गई, अगर तुम पी और टी का ग्राफ बनाओगे, वी कहां आ रहा है जरा देख के बताओ, वी कहां आ रहा है, नीचे, नीचे आ रहा है, तो जो तुम ये स्लोप बनाओगे क्या देगा, ये स्लोप क्या देगा 1/v, ये स्लोप क्या देगा 1/v, लेकिन उल्टा अगर तुम टी और पी का ग्राफ बना दो, टी और पी का, टी और पी तो वी उधर चला जाएगा, देखो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, पीवी अपॉन एनआर, अरे वी ऊपर एनआर डिवाइड में, क्या देख रहे हो, पी और टी और पी का ग्राफ बनाने पे वी कहां आ रहा है, टी और पी का ग्राफ बनाने पे वी कहां आ रहा है, देखो वी ऊपर आ रहा है, पॉइंट समझे, तो वी ये वाला ग्राफ तुम्हें क्या देगा, ये स्लोप क्या देगा तुम्हें, वॉल्यूम, ये बात छोटी छोटी मगर मोटी मोटी याद रहेंगी, हाँ ना बोल दो, ठीक है, चलो हो गया वैसे हमारा पूरा काम हो गया हमारा, तो फाइनली हम कहां गए, आ जाओ, लिखने जा रहे हैं परफेक्ट गैस इक्वेशन, क्या पहला बॉयल्स लॉ था जिसने ये बात बोली थी, V प्रोपोर्शनल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P, टेम्परेचर कांस्टेंट V और P इनवर्सली प्रोपोर्शनल, अगला जो साहब थे चार्ल्स लॉ, उन्होंने क्या बोला, V प्रोपोर्शनल टू T, इस वाले को जरा ध्यान से देखो, क्या ऐसे लिख सकता हूं, ऐसे लिख सकता हूं, ये देखो V प्रोपोर्शनल टू, देखो पहले लिखो V प्रोपोर्शनल T, P नीचे आ गया, कैसे लिख सकता हूं, V प्रोपोर्शनल टू T अपॉन P, क्या P इधर ले जाओ, PV प्रोपोर्शनल टू T, प्रोपोर्शनल जैसी हटाते हैं यहां पे आता है कांस्टेंट, वो कांस्टेंट आया आर, आर को बोलते हैं गैस कांस्टेंट, लेकिन हमें मान लो गैस के बहुत सारे मोल्स हैं, नंबर ऑफ मोल्स एन ले लो, इफ नंबर ऑफ मोल्स आर एन तो पीवी इक्वल्स टू बना एन आर टी, यह है परफेक्ट गैस इक्वेशन, देखो ये लिखना, अच्छा देखो यहां पे बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी, क्या तुम्हें मिल गया पीवी प्रोपोर्शनल टू टी, क्या तुम ऐसे लिख सकते हो पीवी अपॉन टी इज कांस्टेंट, ये भी लिख सकते हो, क्या यहां से लिख सकते हो P1 V1 अपॉन T1 इक्वल्स टू P2 V2 अपॉन T2, ये भी लिख सकते हो, क्या PV प्रोपोर्शनल टू T से प्रोपोर्शनल आया, यहां पे कांस्टेंट आया R, फॉर नंबर ऑफ मोल्स n, मान लो गैस के n नंबर ऑफ मोल्स हैं, तो क्या PV इक्वल्स टू nRT लिख सकते हो, हाँ ना बोल दो भाई, जल्दी बोल दो मेरा भाई साहब, कोई दिक्कत परेशानी, हाँ ना बोलो, चलो आगे बढ़ते हैं 1 2 3 एंड गो, अब देखो आइडियल गैस इक्वेशन तो आई गई, PV इक्वल्स टू nRT,
अब यहाँ पे अलग अलग चीजें करते हैं, चलो जुगाड़ लगाते हैं तुम्हें ना। जुगाड़ लगाने से पहले तुम्हें दिखाऊं, ये तुमने केमिस्ट्री में कुछ चीजें पढ़ी होंगी कि नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है क्या, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन, लिखते हैं भैया, लिखते हो नहीं लिखते हैं, बोलो जल्दी, क्या केमिस्ट्री में पढ़ चुके हो तुम लोग, बताओ। अरे भैया ये छोटी सी गलती गलती कर दी तुम्हारी, मतलब मैंने नहीं, हमारे टाइपिस्ट ने, यहाँ एन ओ लिखा रहे हैं, तो देखो दो तरीके से लिखा जाता है, या तो एन ओ या एन ए, इसको बोलते हैं अवागाड्रो नंबर, अवागाड्रो नंबर, ये इक्वल होता है 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मॉल इनवर्स, है ना, ये होता है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ, ये अवागाड्रो नंबर है बेसिकली, है ना, ये कहा भैया अवागाड्रो नंबर है ये, इसे सही से लिख देते हैं, रुक जाओ। हाँ ये लिख लो, तो ये तुमने केमिस्ट्री में पढ़ लिया होगा भाई, n इक्वल्स टू एन अपॉन एन ए भी लिखते हैं, एन नॉट भी लिख देते हैं ना, तो ये तुम्हारा n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है, n तुम्हारा अवागाड्रो नंबर होता है, n नंबर ऑफ मोल्स होता है, पी वी इक्वल्स टू एनआरटी में नंबर ऑफ मोल्स है। क्या n की जगह एक और फॉर्मूला लिखते हैं, मास गिवन मास अपॉन मोलर मास, n का एक और फॉर्मूला होता है, n का देखो, n के कितने फॉर्मूले, एक तो ये हो गया, एक ही हो गया, मास अपॉन मोलर मास, मास अपॉन मोलर मास, जैसे मान लो 5 ग्राम ऑक्सीजन है तो ये हो गया गिवन मास। मोलर मास क्या हुआ, मोलर मास क्या हुआ, ऑक्सीजन का मास O2 होता है, 8 और 16, भूल गए, चलो। तो क्या n की जगह ये m अपॉन m भी रख सकता हूं, या n की जगह n अपॉन n नोट भी रख सकता हूं, बताओ, लिख सकता हूं दोनों चीजें, या आगे बताऊंगा क्या होगा, n की जगह m अपॉन m लिख सकता हूं, ये वाला m ले जाओ इधर, खुद से बताऊं, देखो लो, देखो 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 जल्दी देखो, अरे देखो हमारी इक्वेशन क्या है, 1 2 3 को, ये सब चीजें याद होनी चाहिए, हमारी इक्वेशन है पीवी इक्वल्स टू एनआरटी है। अब देखो इसकी जगह क्या क्या कर सकता हूं, ऐसे लिख सकता हूं पीवी इक्वल्स टू, ये लिख सकता हूं, या पीवी इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मोलर मास, ये लिख सकता हूं, ये कैपिटल एम ले जाओ उधर, ठीक है, और आर टी ले आओ डिवाइड में, छोटा एम रहने दो इधर, और ये वी वॉल्यूम ले आओ। क्या मास अपॉन वॉल्यूम होता है डेंसिटी, हाँ ना बोलो। तो क्या डेंसिटी ऑफ गैस निकालने का आसान तरीका, सिंपल, ये फॉर्मूला याद कर सकते हो, पीएम अपॉन आरटी, ये बाद में सब काम आएंगे, देख लो। यहीं पे अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 1 ले लो, तो क्या पीवी इक्वल्स टू आर टी अपॉन एन ए, ऐसा लिख सकता हूं, हाँ ना बोलो, अरे बोलो, देखो ये सब कुछ लिखा हुआ है, देखो सारी चीज, डेंसिटी निकालने का तरीका। चलो एक और देखो, ये भी मैंने बता दिया, खैर ठीक 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 ठीक, कोई दिक्कत परेशानी, हाँ ना बोलो, समझ गए ना। और एक और चीज बताता हूं, ये आर अपॉन एन ए जो होता है, इसको हम बोल्ट्जमैन कांस्टेंट भी हमने नाम दे, देखो देखो, एन ए लिख दो या एन नोट लिख दो, याद रखना। क्या मैं इसको लिख सकता हूं, ये जो आर अपॉन एन ओ, या इसको आर अपॉन एन ए भी लिख सकते हो, इसको हम लिख देते हैं छोटा के, ये छोटा के क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ये सब तुमने केमिस्ट्री पढ़ रखा, पर मैंने वापस बता दिया, इन सब की वैल्यू आगे लिख दूंगा मैं, देख लो भाई, ठीक है। कोई देखिए सारे फॉर्मूले समझ के, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, अगर 1 मोल की बात करोगे तो पीवी इक्वल्स टू आरटी, अगर तुमसे बोला जाए चलो एक काम करो, एन की जगह एन अपॉन एन लिख दो और 1 मॉलिक्यूल ले लो, एन की जगह, यहां देखो एन की जगह एन अपॉन एन नोट लिखो और मॉलिक्यूल 1 ले लो, तो एन की वैल्यू तो 1 हो जाएगी, एन की वैल्यू 1 खत्म, बचा एनओ, तो आर अपॉन एनओ को के भी लिख सकते हैं, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, तो पीवी इक्वल्स टू केटी भी हो जाएगा। मान लो फिर से एन मॉलिक्यूल्स ले तो एन केटी भी लिख सकते हो, तो ये फॉर्मूला तुम खुद से कहीं भी बना सकते हो, तो देख लो भाई। ऑल्दो तुम सारे फॉर्मूले आई नो केमिस्ट्री में सारे पढ़ चुके हो, बट हमारा कर्तव्य था, इसलिए बेटा हमने बता दिया, ये डेंसिटी का फॉर्मूला लिख लो, ठीक है। तो यहां लिख सकते हो ना पीवी इक्वल्स टू केटी, अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एन है तो पीवी इक्वल्स टू एन केटी, ये सब वापस बता दिया ना, फॉर एन मॉलिक्यूल्स, देख रहे हो भाई साहब, ठीक है। ठीक, देख लो, यहां से ये कहां से समझ गए ना, ये वाला पार्ट, आर अपॉन एन ए, यहां लिख देता हूं, ये मैंने 2 बार लिख दिया जिससे कि तुम्हें बस कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। चलो ये ऑलरेडी, डोंट वरी, विल गेट सम ट्रिक। चलो पीवी क्वेश्चन, प्लीज वेरीफाई नो रोटन टमेटोज, याद कर सकते हो तो कर लेना, वरना कोई बात ही नहीं भैया, ठीक है। चलो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट क्या है, आर,
पीवी इक्वल्स टू एनआरटी में जो आर है। तो ये निकालने का तरीका भी, इसका फॉर्मूला भी है, पता है अगर तुम चाहते हो निकालना तो। क्या पीवी इक्वल्स टू एनआरटी होता है? अगर मैं एन की वैल्यू 1 ले लूं तो क्या पीवी इक्वल्स टू आर टी हो गया? आर निकालने के लिए क्या पीवी अपॉन टी लिख सकता हूं? अब मान लो आर, पी प्रेशर ले लूं मैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमें पता है कितना होता है, टी वॉल्यूम ले लूं, एसटीपीपी पे स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर वॉल्यूम भी 22.4 लीटर होती है, पता है ना, और टेम्परेचर तुम्हारा 273 केल्विन। अगर मैं इन तीनों की वैल्यूज पुट करूं तो आर की वैल्यू आएगी 8.314 जूल पर मोल केल्विन या 1.99 कैलोरी पर मोल केल्विन। अब मैंने निकालने का तरीका भी दिखा देता हूं, देख। अरे भाई कहां गया, कहीं तो है तरीका, रुको, कोई ना कोई चाहिए तरीका। देखो, क्या तुम लोगों को पता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm होता है या फिर 76 सेंटीमीटर ऑफ एचजीबी लिखते हैं इसको? कहां से आया एचरोजी? याद करो, पढ़ाया था तुम्हें फ्लूइड वाले चैप्टर में, याद है? टेम्परेचर तुम्हारा होता है 273.15 केल्विन और एसटीपी पर तुम्हारी वॉल्यूम होती है 22.4 लीटर। इसको तुम मीटर क्यूब में भी कर सकते हो, 10 की पावर -3 मीटर क्यूब, है ना। ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू और प्रेशर, ये तीनों पुट करो, काम खत्म। देख लो भाई, देख लिया भाई साहब, ये हटाओगे, देख लो, ये वैल्यू पुट करोगे तो तुम्हारा आंसर आता है 8.31 जूल पर मोल पर केल्विन। जूल पर मोल नहीं होना चाहिए, एनआरटी, एनआर, एन पर मोल ही होना चाहिए ना, पर मोल पर केल्विन होना चाहिए ना, पर मोल पर केल्विन, है ना। टी डिवाइड मारा, पर मोल पर केल्विन। शायद मैंने वहां पर मोल नहीं लिखा इस बारे में ना, ये पर मोल पर केल्विन है, ये याद रखना, ठीक है। अच्छा नहीं तो दोनों मल्टीप्लाई में ना, ठीक है, ठीक है। देख लो भाई, चलो एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन वाले भैया कह रहे हैं इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर 5 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, मास ऑफ दे दिया, मास दे दिया भाई साहब, कितना? 5 ग्राम, ठीक है। मास ऑफ मोलिक्यूलर, और मोलर मास कैसे निकालोगे? मोलर मास होगा, अरे ऑक्सीजन होता है O2, होता क्या है पता है? 8O16, ये होता है तो 16 मल्टीप्लाई बाय 2, मोलर मास आ गया 32 ग्राम। यानी n यानी नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालोगे? छोटा m अपॉन कैपिटल M इक्वल्स टू छोटा m क्या भैया 5, ये क्या है 32, ये आ गया n की वैल्यू। अब पीवी इक्वल्स टू एनआरटी निकाल दो, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, ये पूछी नहीं इक्वेशन, n कितना 5/32 RT, ये है इक्वेशन, खत्म, यही है क्वेश्चन, बस और कुछ नहीं। कह रहा है इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर, ठीक है, इक्वेशन पूछी थी सिंपल, हमने बता दी भाई, और क्या दिक्कत आ रही? चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नहीं अगला, बेसिकली ग्राफ है, तुम्हें याद करना है। देखो कोई अगर तुम्हें तो पता चल गया पीवी, अच्छा सिंपल सी बात, पीवी बाई टी इक्वल्स टू कांस्टेंट होता है, हाँ ना बोलो। देखो पीवी इक्वल्स टू क्या है? एनआरटी, यहां से एनआर डिवाइड में ले लो, पीवी अपॉन एन, सॉरी एनआर डिवाइड में मतलब टी डिवाइड में ले लो, पीवी बाई टी। क्या एनआर कांस्टेंट है, लिख सकता हूं? देख लो भाई, आर भी उठा के चाहे यहां ले लो आर, तो क्या पीवी बाय आरटी भी कांस्टेंट तुम्हारा? तो आइडियल गैस के लिए अगर बात करूं तो देखो लाइन तुम्हारी सीधी आ रही है, आइडियल गैस है, आइडियल लाइन सीधी है ग्राफ। लेकिन अगर किसी और गैस के लिए बात करो, देखो अगर टेम्परेचर कम है, कम टेम्परेचर में देखो ग्राफ आइडियल गैस से कितना दूर है, दूर है, हाँ ना बोलो, बहुत दूर है। लेकिन तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे T2 टेम्परेचर ज्यादा है, तो ग्राफ थोड़ा थोड़ा पास पहुंच गया, देखो आइडियल गैस के। तो एक ग्राफ याद रखना पीवी बाय आरटी का पी के साथ, ठीक है। चलो ये याद रखना तुम्हें ना। आ जाओ एक क्वेश्चन करो, an ideal gas at 0 degrees Celsius and atmospheric pressure P has volume V. The percentage increase in its temperature needed to expand it to 3 volume at constant pressure. अब सोचो कांस्टेंट प्रेशर कब होता है? चार्ल्स लॉ। तो यूजिंग चार्ल्स लॉ, पहला काम ही हमारा क्या है? यूजिंग चार्ल्स लॉ। क्या है चार्ल्स लॉ जरा बताओ? क्या V प्रोपोर्शनल टू T, V प्रोपोर्शनल टू T, क्या यहां से लिख सकता हूं V अपॉन T इक्वल्स टू कांस्टेंट, पूरा कराया था ऐसे, याद है? क्या मैं यहां से एक रेशियो लिख सकता हूं V1 अपॉन T1 इक्वल्स टू V2 अपॉन T2? ऐसे ही तुम्हें चार्ल्स लॉ डेरिवेशन भी कराई थी भाई, भूल गए? चलो, V1 मतलब इनिशियल वॉल्यूम तुम्हारी V है, T1 टेम्परेचर कितना? 0 डिग्री सेल्सियस। क्या 0 डिग्री सेल्सियस यानी T1 टेम्परेचर तुम्हारा 0 डिग्री सेल्सियस के, इसको लिख सकता हूं 273 केल्विन, तो इसको लिख दो 273 केल्विन, ठीक है। V2 तुम्हारा कह रहा है 3, वॉल्यूम 3V होगी, एक्सपेंड होगी 3V। T2 कितनी होगी? T2 ही पूछ रहा है ना, नहीं T2 नहीं पूछ रहा भैया, तुमसे पूछ रहा है परसेंटेज इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो पहले T2 निकालना पड़ेगा, तो परसेंटेज इंक्रीज निकालोगे भाई, पहले T2 निकालो। चलो निकालते हैं, V से V काट दो, 273 की 3 से मल्टीप्लाई करो, 273 इंटू 3 होता है 200 600, 73 73 19 8 819 केल्विन, ये होगा 819 केल्विन।
ये आ गया तुम्हारा T2, देख लो भाई साहब T2 आ गया। लेकिन पूछा क्या है तुमसे, परसेंटेज चेंज पूछा। परसेंटेज चेंज क्या होता है भाई? परसेंटेज चेंज होता है, बचपन में 8वीं में पढ़े थे, बड़ा माइनस छोटा अपॉन ओरिजिनल इंटू 100%, ये होता है, याद रखना हमेशा, बड़ा माइनस छोटा अपॉन ओरिजिनल इंटू 100%। चलो बड़ा माइनस T2 माइनस T1, 819 माइनस 273 अपॉन T1, T1 कितना है 273 इंटू 100%। 819 माइनस 936 546, 546 बचेगा, 546 अपॉन 273 इंटू 100%। अरे ये होता है 273, 2 जो होता है 246, यहां बचेगा 2 इंटू 100%, मल्टीप्लाई कर दो आएगा 200%। ये पता नीट में पूछा गया था क्वेश्चन 2024 में, नीट के पेपर 2024 में पूछा गया था क्वेश्चन। ठीक है, अगला एक क्वेश्चन, चलो 1 2 3 एंड गो। अगला चलो काइनेटिक, अब आ जाओ फाइनली काइनेटिक थ्योरी पर। क्या है काइनेटिक थ्योरी? काइनेटिक थ्योरी का मतलब होता है बेसिकली काइनेटिक एनर्जी से रिलेट करेंगे हर बार, है ना। तो कह रहा सारे मैटर मॉलिक्यूल से मिलके बने, तो बच्चा बच्चा जानता है ये वाली बात, तो सारे ही मैटर किससे मिलके बने भैया? मॉलिक्यूल से मिलके बने, ये बात बच्चा बच्चा जानता है। ठीक है भैया, जानते हैं। इसके बाद हमें ध्यान रखना है कि अच्छा ये बात सबको पता है कि नॉर्मली किसी भी गैस, किसी भी पार्टिकल्स, कोई भी, हमेशा उसके पार्टिकल्स रैंडम रैपिड मोशन में होते हैं इधर उधर, और इनकी वेलोसिटी डिपेंड करती है टेम्परेचर पर। तुम जितना टेम्परेचर बढ़ाओगे, पानी को गर्म करोगे, उतने बुलबुले फुदकते हैं ना। तो यानी कि हमेशा किसी भी गैस के मॉलिक्यूल्स हमेशा किस में रहते हैं? एक रैपिड और कंटिन्यूअस मोशन में। ये बात याद रखना, ठीक है। अब इसके बाद बात करें तो ये वेलोसिटी किस पे डिपेंड करती है? टेम्परेचर पर। हमें वेलोसिटी भी पढ़नी है कि कितनी मैक्सिमम वेलोसिटी होती है वेलोसिटी का एवरेज क्या होता है, सबसे ज्यादा कौन सी वाली वेलोसिटी होती है, या फिर एक पढ़ेंगे हम VRMS, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ये कॉन्सेप्ट बहुत काम आएगा तुम्हारे क्लास 12th के अंदर, ऑल्टरनेटिंग करंट चैप्टर के अंदर काम आएगा। VRMS, RMS का मतलब होता है रूट मीन स्क्वायर। एक एग्जांपल देता हूं, मान लो कोई ग्राफ है ये, मैं तुमसे इसका एवरेज पूछूं, जितना ऊपर है उतना ही नीचे, तो एवरेज 0 आ जाएगा। ऐसे केस में हम एवरेज नहीं निकालते हैं, पता क्या निकालते हैं? एक और चीज निकालते हैं, रूट। जैसे मान लो ये प्लस का 2, ये माइनस का 2, अगर तुम इनका एवरेज निकालोगे +2 -2 अपॉन 2, 0 आ जाएगा, है ना। लेकिन हम क्या करेंगे ऐसे केस में? रूट मीन स्क्वायर, रूट मीन स्क्वायर, यानी इनका क्या करेंगे? पहले स्क्वायर, फिर इनका रूट कर देंगे, फिर देखो कितना 2, फिर इनका एवरेज निकालेंगे, सॉरी 2 4 +4, है ना। फिर इनका एवरेज निकाल देंगे भाई, और फिर इनका वापस से रूट कर देंगे। यहां नीचे 2 है, 8/2 या आया 4, और 4 का रूट आएगा 2, यानी आंसर हमें 2 चाहिए था, इसका आ गया। तो ये कैसे आता है? रूट मीन स्क्वायर करके बताऊंगा, क्या पूरे डिटेल में आगे बताऊंगा। रूट मीन स्क्वायर करके आता है ऐसा एवरेज, है ना। चलो, तो कह रहा है बेसिकली ये बात क्लॉसियस और मैक्सवेल साहब ने बहुत पहले जान ली थी कि इसके यूजिंग दिस, इस मॉलिक्यूलर मोशन को पढ़ने के बाद हम गैस की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं, जैसे प्रेशर हो गया है, टेम्परेचर, एनर्जी हो गया, ये सारी इसके अकॉर्डिंग समझाई जाती है, और इसी को समझाने को हम बोलते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ एन आइडियल गैस। यही पढ़ना है, क्लॉसियस और मैक्सवेल साहब ने बताई थी, ऑल तो इनके बारे में हम नहीं जाननी ज्यादा बात, ठीक है। अब कुछ अजम्पशंस ले लें, वैसे तुम ऑलरेडी ले चुके हो। पहली बात क्या अजम्पशन? सारे मॉलिक्यूल्स आइडेंटिकल है, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम है। एक मॉलिक्यूल अगर इतना बड़ा तो दूसरा भी इतना बड़ा, तीसरा भी इतना बड़ा, सारे के सारे सेम है ना। लेकिन इनका जो साइज है वो हमें नेग्लिजिबल मान के चलना है, इनका साइज हमें नेग्लिजिबल मान के चलना है। कह रहा है गैसेस कंसिस्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स, गैसेस मॉलिक्यूल से बनी है ना। ये मॉलिक्यूल्स रिजिड होते हैं भाई साहब, समझ रहे हो? रिजिड, ये ऐसा नहीं कि एक मॉलिक्यूल आगे जा रहा तो उसका कुछ पार्ट पीछे रह गया, ऐसे नहीं, है ना। दूसरा, इनके अंदर क्या, ये क्या भी कहते हैं, इलास्टिक स्फीयर्स भी होते हैं, यानी जो कॉलिजन होगा वो इलास्टिक होगा। इलास्टिक कॉलिजन में याद करो काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम कंजर्व होता है, पढ़ाया था इलास्टिक वाले उसमें जब तुम्हें कॉलिजन पढ़ाया था। ये सारी चीजें वही है, आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट्स, हर तरह से ये आइडेंटिकल होते हैं, सेम मास, सेम और सेम साइज, सेम वेलोसिटी, सब कुछ सेम, ये याद रखना, ठीक है। कह रहा साइज इनका नेग्लिजिबल ले लेना, ठीक है। कंपेयर टू द डिस्टेंस, मान लो एक मॉलिक्यूल यहां पे, तो डिस्टेंस इतना बड़ा है कि उसके कंपैरिजन में साइज बहुत छोटे होते हैं, इनके ना के बराबर, ठीक है। हमेशा ये रैंडम मोशन में होते हैं, ये बात याद रखनी है, हमेशा एक रैंडम मोशन में होते हैं। अगर कुछ टेम्परेचर है, 0 केल्विन एक ऐसा टेम्परेचर है जिसपे कोई मोशन नहीं होगा पार्टिकल का, 0 केल्विन से हल्का सा भी ऊपर है तो मोशन होगा, रैंडम मोशन, याद रखोगे। अब ये जो रैंडम मोशन हो रहा है इसकी वजह से इधर उधर भाग रहे, तो आपस में टकराते भी बहुत ज्यादा है। दीज मॉलिक्यूल्स कोलाइड विद वन अनदर, एक दूसरे से टकराते भी बहुत है, और जिस बर्तन में बंदे उससे भी बार बार टकराते हैं, तो उस बर्तन पे प्रेशर बनाना, वो प्रेशर भी हम ढूंढेंगे कि गैस के मॉलिक्यूल्स कितना प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, ठीक है। वो प्रेशर भी हम पढ़ने वाले हैं, हाँ ना बोलो। चलो
आ जाओ भैया, ये बढ़ा चुका हूं। ये कैसे कॉलिजन्स होते हैं ऑलरेडी बता दिया, परफेक्टली इलास्टिक होते हैं, ठीक है। तो इनके परफेक्टली इलास्टिक होते हैं। हमें एक चीज और इग्नोर करनी है यहां पर, हमें कोई भी जो कॉलिजन, जो भी हम गैस के मॉलिक्यूल्स ले रहे हैं, मैंने बताया था ना आइडियल मॉलिक्यूल्स, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को नजरअंदाज करना है। मतलब कौन सी वाली फोर्सेस, रिपल्शन और अट्रैक्शन वाली फोर्स। यानी हम सिर्फ यहां पे कौन सी लेंगे, काइनेटिक एनर्जी, यानी इनके अंदर जो टोटल इंटरनल एनर्जी वो सिर्फ काइनेटिक एनर्जी मानेंगे हम, ये बात याद रखनी है। यानी ऑल इंटरनल एनर्जी गैस इज काइनेटिक, ठीक। अब मान लो एक गैस का मॉलिक्यूल, इलेक्ट्रॉन की बात याद करो, क्लास 10th में पढ़ते थे, 12th में भी पढ़ोगे। तुम्हें पता है इलेक्ट्रॉन रियलिटी में चलते नहीं है, खिसकते हैं, चलते नहीं खिसकते। तुम्हारे किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स, इमेजिन करो गैस के पार्टिकल्स, बिल्कुल ऐसे इमेजिन करो। तो गैस के जो मॉलिक्यूल्स है रैंडम मोशन कर रहे हैं इधर उधर, रैंडम मोशन में आपस में एक दूसरे टकरा भी जाते हैं बार बार, है ना। तो क्या हो रहा है, एक मॉलिक्यूल ले रहा है, एक मॉलिक्यूल ले रहा, चला, देखो चला, टकरा गया इसमें। जितनी देर तक चला, ये जो खाली वाला रास्ता था जिसमें किसी से टकराया नहीं, इसको बोलते हैं मीन, इसको बोलते हैं फ्री पाथ। क्या कह रहा है, बिटवीन टू कॉलिजन, दो कॉलिजन के बीच में अ मॉलिक्यूल मूव्स इन स्ट्रेट, एक मॉलिक्यूल स्ट्रेट पाथ में चलता है विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, है ना। चला टकराया, चला टकराया, चला टकराया, चला टकराया, चला टकराया, चला टकराया, चला टकराया। तो ये बीच में खाली जगह थी जहां पे टकरा नहीं रहा, जब चल रहा है फ्रीली, फिर टकराया, चल रहा है फ्रीली, फिर टकराया। तो दो कॉलिजन के बीच में जो पाथ, इसको बोल दिया हमने क्या, फ्री पाथ। क्या बोला, फ्री पाथ। अभी सबका एवरेज ले लोगे, एक बार का, दूसरी बार का, तीसरी, सबका एवरेज ले लोगे, इसको बोलते हैं मीन फ्री पाथ। तो एवरेज डिस्टेंस कवर्ड बाय मॉलिक्यूल बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन्स, इसको ही बोला हमने मीन फ्री पाथ। याद रखोगे बात, है ना। ये याद रखना कि डेंसिटी कांस्टेंट रहती है। डेंसिटी का मतलब समझते हो ना, मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। किसी भी गैस की डेंसिटी कांस्टेंट रहेगी, मास हो सकता है ऊपर नीचे दाएं बाएं हो जाए। ये छोटी सी बात थी, अजम्पशन से याद नहीं करने पर पता होने चाहिए ना। चलो अब क्वेश्चन वाला कह रहा, हाउ डज अ गैस एक्सर्ट प्रेशर, प्रेशर लगाती कैसे कोई गैस, कोई भी गैस प्रेशर लगाती कैसे। सोच के देखो साइड और भाई, अच्छा मैंने वो पिछले पेज लिखवा दी थी तुम्हें, सॉरी। ये भाई लिख लो 1 2 3 को, लिख लो 1 2 3 को, लिख लो, लिख लिया। चलो कह रहा कोई भी गैस कैसे प्रेशर कैसे लगाती है, चलो इमेजिन कराता हूं। मान लो ये कंटेनर है, ठीक है, ये एक दूसरा कंटेनर है। नहीं ये मतलब ये अच्छा नहीं लग रहा मुझे। हाँ, ये एक दूसरा कंटेनर है, मतलब एक ही कंटेनर है, ठीक है। ये कंटेनर है, इसमें बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे, मानते हो। एक पार्टिकल यहां बीच में कहीं है, ये रहा, जिसका मास है m। ये यहां से चला और इस दीवार पर टकराया, और टकरा के वापस आया, फिर इस दीवार पर टकराया, और फिर फाइनली वापस अपनी जगह पर आ गया। क्या ये कंप्लीट वन ऑसिलेशन है, यही पढ़ते हैं। अपनी जगह से गया, दीवार से टकराया, वापस आया, इधर दीवार से टकराया, वापस आ गया। यानी कंप्लीट डिस्टेंस कवर करने में, अगर मान लो इसका डिस्टेंस l है, तो ये पार्टिकल कितना चला, 2l। पार्टिकल कितना चला, 2l, ये तो मानते हो। सोच बताओ, ये पार्टिकल कितना चला, 2l। इसे टाइम कितना लगा, टाइम टेकन कितना हुआ, क्या टाइम टेकन हुआ 2l अपॉन इसकी वेलोसिटी। मान लो ये x डायरेक्शन में गया, क्या इसकी वेलोसिटी vx लिख दूं, हाँ ना बोलो। ये बात समझते हो। अब जब टकराएगा दीवार से, तो क्या मोमेंटम चेंज होगा, सोच के देखो। अरे इधर जाने पर मोमेंटम हुआ, मान लो इधर जाने पर था mvx, मान लो माइनस mvx, और इधर वापस आने में था mvx। तो तुम्हें याद है चेंज इन मोमेंटम का फॉर्मूला तुम्हें डायरेक्ट पढ़ाया था, क्या डायरेक्ट चेंज इन मोमेंटम लिख सकता हूं 2mvx, हाँ ना बोलो। ये वाली बात भी पढ़ाई थी तुम्हें, याद आ गया चेंज इन मोमेंटम, ठीक है। तो जब ये चेंज इन मोमेंटम है, तो क्या फोर्स निकाल सकता हूं। फोर्स क्या होती है, याद करो, एवरेज फोर्स क्या होगी, एवरेज फोर्स बाय न्यूटन सेकंड लॉ होती है डेल्टा पी बाय डेल्टा टी। क्या डेल्टा पी है 2mvx और डेल्टा टी है 2l डिवाइड बाय vx, ऊपर चला गया vx, हाँ ना बोलो। अरे ये रहा भैया सिंपल, ये रहा डेल्टा टी, टाइम यहां पुट कर दो, 2l अपॉन vx, vx ऊपर चला गया, 2 से 2 काट दो, क्या तुम्हारा एवरेज फोर्स आ गई। यानी जो एवरेज फोर्स कहां लग रही है, दीवारों पर। फोर्स आएगी तभी तो प्रेशर निकालोगे, प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, हाँ ना बोलो। निकाल दो, 2 से 2 काट दो, कितना आया, mv स्क्वायर बाय l, ये आ गई फोर्स, हाँ ना। अभी देखो यहां पे जाओ,
तो बेसिकली क्या कह रहा है, काइनेटिक थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या सारे मॉलिक्यूल्स, काइनेटिक थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या सारे मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस आर इन स्टेट ऑफ कंटीन्यूअस रैंडम मोशन। ये बात कई कई बार बता रहा हूं मैं, ठीक है। दे कोलाइड विद वन अनदर एंड विद द वॉल्स ऑफ द वेसल, सही बात। जब मॉलिक्यूल कोलाइड करेंगे विद द वॉल, इट रिटर्न्स टू चेंज इन मोमेंटम एंड एन इक्वल मोमेंटम इज ट्रांसफर्ड। हाँ ना बोलो, क्योंकि मोमेंटम इज कंजर्व, ये वाली बात समझ में। अब न्यूटन का जो सेकंड लॉ, मैं देखो ये यूज कर रहा हूं जो लिखा है, कि न्यूटन का सेकंड लॉ कहता है रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ मोमेंटम, यानी मोमेंटम का जो चेंज हुआ विल बी मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इक्वल्स टू एवरेज फोर्स। क्या एवरेज फोर्स में यहां से निकाल चुका हूं, प्रेशर का फॉर्मूला फोर्स अपॉन एरिया होता है। हाँ ना बोलो। अच्छा ये किसके लिए है, एक मॉलिक्यूल के लिए। अगर मैं बोलूं फॉर एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये फॉर वन मॉलिक्यूल है, फॉर वन मॉलिक्यूल। अगर मैं बोल दूं फॉर एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, फोर्स कितनी आएगी, फॉर एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्या फोर्स के लिए यहां पे एन से मल्टीप्लाई कर दूं बस, क्या तुम्हारी एवरेज फोर्स आएगी एन एम वी एक्स स्क्वायर अपॉन एल। क्या ये लिख सकता हूं, हाँ ना बोलो। सिर्फ एन से मल्टीप्लाई कर, देख लो भैया, अरे देखो देख लो देख लो जल्दी से देख लो, जो साइड और देखो। मजा आ रहा है करने में, बहुत ही मजा आ रहा होगा भैया, अच्छे से करोगे तो आ जाएगा भाई, और क्या बता सकते हैं। जल्दी बताओ, कोई दिक्कत परेशानी हो तो हमका बताए दो। अब ये पे अच्छा सॉरी, एक हल्का सा चेंज कर लेना, यहां पर भी एवरेज आएगा, पता है यहां पर क्यों एवरेज आएगा बताऊं। चलो पूरा डिटेल में समझाते हैं, काहे दिक्कत ले रहे हो, अगले पेज में बताते हैं। लिख लिया पहले, सब बताओ, सबने लिख लिया। यहाँ पे आगे चले, ये बेसिकली पता है मैं क्या करा रहा हूं, डेरिवेशन फॉर प्रेशर। हम क्या कर रहे हैं, ये मैं पूरा क्या ये पैरा पूरा लिखवा दिया थ्योरी, इसके बाद क्या कर रहे हैं, डेरिवेशन फॉर प्रेशर, डेरिवेशन फॉर प्रेशर करा रहा हूं मैं तुम्हें, कि कितना प्रेशर लगा रहे हैं गैस के मॉलिक्यूल्स किस पर, वेसल पर, बर्तन पर, कितना प्रेशर लगा रहे हैं वो करा रहा हूं। देखो यहां तक कर लिया, तो बताओ फॉर एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, फॉर एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, देखो देखो यहां पे देखो, यहां पे ये एवरेज फोर्स एक मॉलिक्यूल की निकालती, फॉर एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या लिखूंगा, चलो एक बार बताओ। एक मॉलिक्यूल फोर्स लगाएगा एम एल, सॉरी एम एम वी एक्स स्क्वायर, यहां वी एक्स की जगह वी एक्स वन लिख दो स्क्वायर, अपॉन में एल, ये एक मॉलिक्यूल लगा रहा है। दूसरा क्या लगाएगा, एम वी एक्स की टू स्क्वायर अपॉन एल, ये दूसरा लगाएगा। एम वी एक्स थ्री स्क्वायर अपॉन एल, ये तीसरा लगाएगा। मानते हो, हाँ ना बोलो। ऐसे करते करते कितने मॉलिक्यूल से, एन, एम वी एक्स एन स्क्वायर अपॉन एल। पॉइंट समझ में आ, पॉइंट, क्या ये टोटल फोर्स हो जाएगी, हाँ ना बोलो। एवरेज फोर्स बाय ऑल मॉलिक्यूल्स, कितने मॉलिक्यूल्स हैं, एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, हाँ ना बोलो, एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। लिख सकता हूं, जल्दी बोलो। बेसिकली क्या, मैं मल्टीप्लाई कर दूं ऊपर नीचे एन एन से, ये कर सकता हूं। अरे देखो हमने क्या किया, वही सेम इक्वेशन है, हमने कई सारे, पहला मॉलिक्यूल ये फोर्स लगा रहा है, दूसरा ये लगा रहा है, तीसरा ये लगा रहा है, चौथा ये लगा रहा है, कर सकता हूं। क्या ऊपर नीचे एन एन से मल्टीप्लाई कर दूं, कोई दिक्कत है, हाँ ना बोलो। तो देखो एम और एल ले आओ बाहर, अभी क्या यहाँ पे एन ऊपर रहने दो, एक ने एन नीचे भी है। देखो ब्रैकेट में क्या बचा, वी एक्स वन का स्क्वायर प्लस वी एक्स टू का स्क्वायर प्लस वी एक्स एन का स्क्वायर, और ये जो नीचे वाला एन है डिवाइड में ले एन। अरे जो यहां वाला एन था यहां ले, क्या ये एवरेज वेलोसिटी हो गई, एवरेज वेलोसिटी का स्क्वायर। अगर कहीं लिखा हो वी वन प्लस वी टू प्लस दिस नीचे डिवाइड बाय एन, क्या एवरेज ये हो जाएगा वी का एवरेज। एवरेज को ऐसे लिखेंगे, डंडा ऊपर है ना, लिख सकता हूं वी का एवरेज, लेकिन ये स्क्वायर लिखा है तो स्क्वायर का एवरेज, तो वही हुआ है। तो क्या मैं लिख सकता हूं वी एक्स, एक्स क्यों लिख रहा हूं, सिर्फ एक्स वाली वेलोसिटी ली है, रियलिटी में वाई की डायरेक्शन में भी वेलोसिटी है। क्या एक गैस सिर्फ एक्स डायरेक्शन में जाती है, उसका पार्टिकल वाई में भी जाएगा, जेड में भी जाएगा, पर अभी हम सिर्फ एक के लिए कर रहे हैं। क्या लिख सकता हूं, हाँ ना बोलो। क्या ये एवरेज फोर्स आ गई सारे पार्टिकल्स की जो एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, हाँ ना बोलो। मजा आ गया, देखो साइड हो गया, एन एम अपॉन एल वी एक्स स्क्वायर, एन एम अपॉन एल वी एक्स स्क्वायर। अब आ गया जो प्रेशर, अब लिखते हैं प्रेशर। यहां तक बात समझ में, अभी तक सिर्फ फोर्स निकली है। आई नो ये डेरिवेशन थोड़ी सी, चलो इसे यार डब्बा ज्यादा बड़ा हो गया ना, छोटा छोटा कर देते इसे। क्या हो गया ए भाई, जरा देख के चलो, थोड़ा छोटा करते हैं ना, ज्यादा ज्यादा बड़ी इक्वेशन दिख रही है, हो जा।
हो गया, दिख रहा होगा ना ये भी, ये तो अब भी दिख रहा है, मैंने ज्यादा ही बड़ा कर दिया था ना। अरे यार ठीक है, अब यहीं पे करते हैं प्रेशर। अब एक बात बताओ, यहां लिख दूं, तो प्रेशर क्या होगा, प्रेशर होगा फोर्स अपॉन एरिया, यही होगा प्रेशर होगा, फोर्स अपॉन एरिया। मजा आ रहा है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में, केमिस्ट्री में भी फिजिक्स की फील्ड दिला दी तुम्हारे एरिया ने। बताओ, लिखो एन एम वी एक्स स्क्वायर का एवरेज अपॉन एल, ये तो हो गया फोर्स। एरिया क्या होगा, क्या एरिया होगा लेंथ इंटू लेंथ। अरे किसी भी साइड का एरिया लेंथ इंटू लेंथ, क्या एरिया यहां कहीं साइड में लिख दूं, क्या यहीं लिख देता हूं, चलो क्या यहां पे एरिया कितना लिख सकता हूं, एरिया लेंथ इंटू लेंथ यानी एल स्क्वायर, ये एरिया होगा, हाँ ना बोलो, पुट कर दो भाई। क्या एल स्क्वायर इंटू एल, क्या ये वॉल्यूम हो गया, अरे एल का क्यूब वॉल्यूम हो गया भाई, बताओ। तो प्रेशर हुआ एन एम वी एक्स स्क्वायर का एवरेज अपॉन एल क्यूब, और क्या एल क्यूब हुआ वॉल्यूम, तो प्रेशर क्या आया, प्रेशर आया एन एम अपॉन वी, वी फॉर वॉल्यूम, वी एक्स स्क्वायर का एवरेज। अब देखो वेलोसिटी के वी को ऐसे लिख रहा हूं छोटा वी, और वॉल्यूम का वी लिख रहा हूं ये वाला, याद रखना ये वॉल्यूम का वी है, याद रखोगे वॉल्यूम, हाँ ना बोलो, कछु दिक्कत परेशानी हम का बताई दो, जल्दी बताओ, देखो लिख लो, साइड में हो जाते हैं, देख लिया, अरे हाँ ना बोलो। बट रियलिटी में गैस आइसोट्रोपिक होती है ना, तो गैस की जो गैस के मॉलिक्यूल से कोई फिक्स डायरेक्शन थोड़ा ना है, बट एज वी नो गैस इज आइसोट्रोपिक, नो फिक्स डायरेक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, नो फिक्स्ड डायरेक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, है ना, सही बात है। क्या इसके मॉलिक्यूल्स एक्स में भी जा रहे हैं, वाई में भी जा रहे हैं, जेड में भी जा रहे हैं, बताओ भाई साहब, कोई दिक्कत परेशानी, अगर एक्स में भी जाएंगे, वाई में भी जाएंगे, जेड में भी जाएंगे, ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं एवरेज वेलोसिटी, सुनना, हमें बेसिकली ये तो एक्स का एवरेज है, एक्चुअल वेलोसिटी का एवरेज क्या होना चाहिए, कि वो ये होना चाहिए, जो एवरेज होना चाहिए वो ये होना चाहिए, वो होगा एक्स डायरेक्शन में भी होगा भाई, यानी एक्स का, वाई का और जेड की वेलोसिटीज का एवरेज। अरे देखो यह है सिर्फ एक्स डायरेक्शन का एवरेज, है ना, एक वाई डायरेक्शन का एवरेज होगा, एक जेड डायरेक्शन का एवरेज होगा, तीनों का एवरेज ही तो वेलोसिटी का एवरेज आ जाएगा, तीनों का एवरेज निकाल दूं, तो तीनों का एवरेज कैसे निकालेंगे भाई, एवरेज या फिर वो रिजल्टेंट वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर, क्या ये होगा वी एक्स स्क्वायर का एवरेज प्लस वी वाई स्क्वायर का एवरेज प्लस वी जेड स्क्वायर का एवरेज। बट ऑल्सो भी नो, क्या स्टार्टिंग में एक बात बताई थी, सारी वेलोसिटीज इक्वल है, क्या मैं बोल सकता हूं वी एक्स इक्वल्स टू वी वाई इक्वल्स टू वी जेड, तो क्या तीनों इक्वल, क्या मैं डायरेक्ट यहां से लिख सकता हूं वी 3vx का स्क्वायर, बताओ, ये लिख सकता हूं, सोचो, लिख सकता हूं, तो यहां से vx निकाल दोगे, क्या ये हो जाएगा, इसके नीचे 3 ले जाओ, ये लिख सकता हूं, अरे भाई, और इस वाली वैल्यू को उठा के यहां पटक दू, देख लो, देख लो भाई, देख लो, 1 2 3 लास्ट, अभी लास्ट 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 हो गया खत्म, ये डेरिवेशन फाइनली खत्म हुई। चलो 1 2 3, केमिस्ट्री में पढ़ते हो तुम ये, मुझे पता नहीं केमिस्ट्री में आता है नहीं आता, 1 2 3 एंड गो, चलो देखो प्रेशर क्या है फाइनली, प्रेशर का फॉर्मूला आया एन एम, नीचे वॉल्यूम वी एक्स बार का स्क्वायर, वी एक्स स्क्वायर का बार यानी एवरेज, क्या मैं वी एक्स की जगह पुट कर दूं, अब मैं वॉल्यूम की जगह कैपिटल भी लिख रहा हूं, इसकी जगह क्या पुट कर दूं, ये पुट कर दूं, तो ऐसे लिख सकता हूं 1/3 एन एम, ये लिख सकता हूं अपॉन वॉल्यूम, क्या मास अपॉन वॉल्यूम डेंसिटी होता है ऑल्सो, अब तुम कोई फॉर्मूला बना दो, ऑल्सो मास अपॉन वॉल्यूम होता है डेंसिटी, है ना, तो क्या तुम यहां पे ये भी लिख सकते हो प्रेशर का, एक फॉर्मूला तो ये हो गया प्रेशर का, एक फॉर्मूला क्या हो गया, ये हो गया, एक दूसरा 1/3 एन, इसकी जगह डेंसिटी लिख दू, वेलोसिटी का स्क्वायर, देख लो भाई, देख लिया। अच्छा ये ध्यान रखना, ये स्क्वायर किसका है,
ये ध्यान रखना ना, ये गलती मत कर देना। वी स्क्वायर का एवरेज होता है ये ना, वी एवरेज का स्क्वायर नहीं है। 1/3 एन रो वी स्क्वायर, एन रो वी स्क्वायर। देख लो यहां पे सारी चीज तुम्हें पता है क्या 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 है, लिख लिया? लिख भी तो चलो बता भी देता हूं। v इक्वल्स टू वेलोसिटी, कैपिटल V इक्वल्स टू वॉल्यूम, n इक्वल्स टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और रो इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ गैस, और भी कुछ है, P फॉर प्रेशर। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, ये तो इसके लिए अगर यहां पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सिर्फ 1 हो, इफ n इक्वल्स टू 1, एक मॉलिक्यूल का, तो प्रेशर कितना आ जाएगा फिर? 1/3 रो वी स्क्वायर का एवरेज। हाँ ना बोलो भाई, कोई दिक्कत परेशानी जल्दी बताओ, बोलो। कैसे वेलोसिटी की वैल्यू निकाल सकते हो? वेलोसिटी स्क्वायर का एवरेज यही रहने दो, 3 × 3p अपॉन रो। तो क्या वेलोसिटी आ गया? तो अब दोनों तरफ रूट कर दो, दोनों तरफ रूट कर दो, दोनों तरफ रूट कर दो, इधर भी कर दो रूट, देख रहे हो इधर, अरे दोनों तरफ क्या कर दो, रूट कर दो, इसमें भी रूट कर दो। इसे कहां लिखूं, इसे ऊपर लिखता हूं थोड़ा सा ना, नहीं नहीं, यहां कर दो ना। देखो अगर मैं दोनों तरफ रूट कर दूं, यहां पे लिखूं वी स्क्वायर का बार 3 मल्टीप्लाई में 3p अपॉन में ले आओ रो, और अगर मैं दोनों तरफ रूट कर दूं, दोनों तरफ स्क्वायर रूट बोथ साइड, स्क्वायर रूट बोथ साइड्स, तो देखो क्या होगा, ये हो जाएगा अंडर रूट वी स्क्वायर का एवरेज इक्वल्स टू अंडर रूट 3p अपॉन रू। क्या यही है रूट मीन स्क्वायर? इसी को बोलते हैं VRMS, √3p अपॉन रो। आगे बता दूंगा, खैर लिख लो पहले, लिख लो भाई, लिख लो जल्दी से। यहां 70 चीजें बना सकते हो तुम, 70 फॉर्मूले बन जाएंगे, यहां से कई सारे फॉर्मूले बना। तुमने देखा मैंने सिर्फ क्या किया, नॉर्मल वैल्यू, मास अपॉन वॉल्यूम होता है डेंसिटी, यहां पुट कर दिया मैंने, वेलोसिटी का फॉर्मूला निकाल लिया, ये हो गया रूट मीन स्क्वायर। अगले पेज वापस बता रहा हूं, 1 2 3 इनको। तो VRMS का मतलब क्या है? RMS होता है रूट करो, मीन निकालो, मीन यानी एवरेज निकालो, एवरेज ऐसे, और स्क्वायर कर दो। ये होता है रूट मीन स्क्वायर। कितना आया रूट मीन स्क्वायर VRMS? 3p अपॉन में, और भी बहुत सारे फॉर्मूले बनेंगे, खैर बहुत सारे बन जाते हैं फॉर्मूले। तो फॉर्मूले तो तुम नए नए नवेले कितनी बना लो। एक और चीज पढ़ लेते हैं यहीं पे, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? हाफ m वेलोसिटी का स्क्वायर, ये होगा। वॉल्यूम क्या होगा? VOL। क्या m अपॉन वॉल्यूम डेंसिटी? क्या हाफ डेंसिटी? क्या ये ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं? क्या ये ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं? बता जरा, क्या ये ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं? हाफ रो वी स्क्वायर है ना। तो प्रेशर ही बेसिकली एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, क्या है? इसको ई से डिनोट कर देते हैं। ये ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, तुम्हें दिखाऊं? ये रहा, ये रहा, ये रहा। ये प्रेशर और कुछ नहीं है, कि इसको मैं एनर्जी डेंसिटी भी लिख सकता हूं, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। क्या ये एनर्जी डेंसिटी कहलाई? ये भी लिख सकते हैं, लिख लो। 70 चीजें हैं भाई, 70 फॉर्मूले बना दो तुम, और क्या। ओ नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, उल्टा बोल दिया मैंने, सॉरी सॉरी। यहां 1/3 है, यहां 1/2 है, अलग है दोनों में अलग है ना। ये एनर्जी डेंसिटी है, वो प्रेशर था, एनर्जी डेंसिटी और प्रेशर। बेसिकली प्रेशर क्या होता है? प्रेशर था 1/3 रो वी स्क्वायर, ये प्रेशर था। इसका रिलेशन ढूंढना है, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करो, बताऊंगा क्यों। तो देखो जरा, 2/3 तो अलग लिख दो, ये बन गया 2 नीचे, 1/2 रो वेलोसिटी का स्क्वायर एवरेज। ये है अब काइनेटिक एनर्जी रहा, तो 2/3 E, ये प्रेशर और एनर्जी का रिलेशन है। प्रेशर और एनर्जी, आई नो थक गए होगे, लग रहा होगा ईटीवी खत्म ही नहीं होने का नाम ले रहा, पर भाई यही है।
अगर तुम चाहते मैं ऊपर ऊपर से सारे फॉर्मूला बता देता, मैं जेन्युइनली बताऊं, ज्यादातर ऊपर ऊपर से बताते हैं ये रहा VRMS, पर मैंने तुम्हें प्रॉपर दिखाया है कहां से आया। एक बार वापस देखोगे ना, मैं मजाक नहीं कर रहा, एक बार वापस देखोगे तो मैं सब समझ में आएगा, एक एक चीज बहुत ध्यान से देखना। लंबी डेरिवेशन है, मैं फिर से बता रहा हूं, लंबी डेरिवेशन है, डेरिवेशन तो यहीं खत्म हो जाएगी आगे। वो तो मैंने एक्स्ट्रा चीजें करा दी इसमें कि एक एक चीज तुम्हें पता चले कि कहां से क्या आ रहा है, एक एक चीज पता होनी चाहिए। चलो देख लो, लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। जल्दी देखो, जल्दी जल्दी देख लिया। चलो इसको इसी पेज पे देखो, यहां मैंने पूरा लिखा हुआ है VRMS क्या है बेटा, देख लो पूरा यहां पे ऑलरेडी बताया हुआ है। पूरा ये वाला पेज देख लेना, VRMS अलग से बता दिया मैंने, सो दैट तुम लोगों को पता है। देखो 3p/ρ, मैं चाहता सिर्फ ये लिख के दे देता, खुश हो जाते तुम भी, अरे मजा आ गया, हो गया हमारा है। एयर की वेलोसिटी लगभग ये होती है VRMS, ठीक है। चलो अब यहां पे आ जाओ, थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है। थर्मल इक्विलिब्रियम में काइनेटिक इंटरप्रेटर जो भी है, ठीक है। बेसिकली हम क्या पढ़ रहे हैं काइनेटिक थ्योरी, वैसे हमें एक बात समझ में आ गई कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो वेलोसिटी बढ़ती है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो वेलोसिटी बढ़ती है, ठीक है। और हमने एक प्रेशर, एक चीज और, एक बात बताओ, एक बात बताओ, एक बात बताओ जल्दी से, मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी होता है, पढ़ चुके हैं। पीवी इक्वल्स टू एनआरटी होता है। अगर नंबर ऑफ मोल्स 1 ले लूं तो क्या पीवी इक्वल्स टू आरटी होगा? पीवी इक्वल्स टू आरटी हो जाएगा। तुम्हें आर और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का एक फॉर्मूला पढ़ा है? पढ़ा है, मैंने पढ़ा है, चलो छोड़ो उसे भी बात को। अब इतना देखो, आर टी इक्वल्स टू पी इंटू वी। क्या पी की वैल्यू अभी भी पढ़ के आए हम क्या? 1/3 एन एम वेलोसिटी स्क्वायर का एवरेज अपॉन वॉल्यूम। क्या ऊपर भी वॉल्यूम? हाँ ना बोलो, आर इंटू टी। क्या वॉल्यूम से वॉल्यूम काट दूं? देखो, क्या वॉल्यूम से वॉल्यूम काट दूं? जरा देखो, आर ऐसी रहने दो। देखो बहुत ध्यान से देखो, यहां पे क्या क्या करा रहा हूं, तुम्हें एक एक चीज दिखाऊंगा, अभी तुम्हें क्लियर हो गया, अरे ये क्या हो गया। क्या आर टी इक्वल्स टू आ रहा है 1/3, एन की वैल्यू 1 ले लो, एम वी स्क्वायर का एवरेज। हाँ लो, बोलो जल्दी, देख लो। चलो तो मैं नहीं लिख रहा, एन लिख देता हूं, फिर लिख दूंगा एन एम वेलोसिटी स्क्वायर का एवरेज। क्या लिखूं? फॉर एन इक्वल्स टू 1, यानी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर 1 है तो क्या आर टी इक्वल्स टू 1/3 मास वेलोसिटी स्क्वायर का एवरेज। देख रहे हो, वेलोस आर भी कांस्टेंट है, 1/3 एम भी कांस्टेंट है। क्या वेलोसिटी स्क्वायर का एवरेज टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहा है? यानी वेलोसिटी टेम्परेचर पर डिपेंड कर रही है। यानी अब ये बात प्रूव हो गई कि वेलोसिटी उतनी ही बढ़ेगी जितना टेम्परेचर बढ़ेगा। कि आज तक सिर्फ थ्योरी में ही पता थी बात, आज प्रैक्टिकल मैथ्स में भी पता चल गई। बताओ, देख लो, क्या इस इक्वेशन तो तुम्हें दिख गया? आर टी इक्वल्स टू 1/3 मास वेलोसिटी स्क्वायर का एवरेज। यहां से लिख सकता हूं, वेलोसिटी स्क्वायर का एवरेज इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। क्या वेलोसिटी स्क्वायर, क्या वेलोसिटी का एवरेज इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर अंडर रूट टी, ये लिख सकता हूं। देख लो, देख लो, समझे? बल्कि क्या है, देखो बताता हूं और बताता हूं, दोनों तरफ रूट कर दो, इधर भी रूट कर दो, इधर भी रूट कर दो। क्या यही VRMS है? तो क्या VRMS इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट टी। ये और अच्छा लगा देखने में, एक एक चीज की डिराइव करा रहा हूं, डेरिवेशन करा रहा हूं, कहां से आ रहा है तो देखते चलो। लो देखो, साइड हो गए हम। जल्दी करो। एक और पता है, VRMS के बहुत सारे फॉर्मूले, एक और फॉर्मूला है, यहां से निकाल लो। यहां से एक और फॉर्मूला आ गया VRMS का, पता कौन सा? 3 मल्टीप्लाई में ले जाओ 3RT, M डिवाइड में ले जाओ V स्क्वायर का एवरेज, दोनों तरफ रूट कर दो। तो क्या VRMS इक्वल्स टू, ये भी हो गया 3RT/M। क्या ये भी VRMS का फॉर्मूला? एक VRMS का फॉर्मूला क्या था? एक VRMS का फॉर्मूला क्या था भाई? रूट प्रेशर अपॉन डेंसिटी। एक ये भी था, देख लो भाई। अरे ये रहा ना भैया, कहां गया, कहां गया? 3p/ρ, सॉरी 3p/ρ है ना। VRMS का एक फॉर्मूला क्या था? 3p/ρ। एक ये था, एक ही आ गया। क्या दो फॉर्मूले आ गए? क्या आर टी इक्वल्स टू के टी पढ़ा है तुमने? खैर आगे बता दूंगा। आर टी इक्वल्स टू के टी अगर तुमने नहीं पढ़ा, आगे बता देंगे, काहे टेंशन ले रहे हो, देख लो जरा तुम। पढ़ा तो होगा तुमने रिलेशन आर टी अपॉन के टी। चलो ठीक, कोई ना। लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन एनर्जी में बता दूंगा, चलो तुम्हें। देखो ये सारी गाथाएं तुम्हें लिख के दी हुई, सब लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे सारी चीज जो यहाँ पे लिखी हुई मैंने ऑलरेडी तुम्हें समझा दी है ना, दिक्कत मत लेना भाई साहब, ठीक है, सब लिखवा दिया सब।
चलो लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी समझ लो क्या है। कह रहा है एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल इन 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल, जो भी लिखा पता नहीं, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी कुछ है। चलो ठीक है, पहले तुम्हें यहाँ पे जादुई मंत्र दिखाते हैं। क्या पीवी इक्वल्स टू आर टी होता है फॉर 1 मोल ऑफ गैस? ये होता है, हाँ ना बोलो। क्या तुमने एक और फॉर्मूला पढ़ा है? अरे पढ़ा होगा, याद करो। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और एक फॉर्मूला था, साइड में लिखूं या, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इक्वल्स टू आर अपॉन अवोगाड्रोस नंबर। क्या ये फॉर्मूला पढ़ा है? केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, मैं नहीं पढ़ा, पढ़ा है क्या? ऐसे आर की वैल्यू लिख सकता हूं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इनटू अवोगाड्रो नंबर। तुमने एक और फॉर्मूला पढ़ा है, बताता हूं कौन सा, ये वाला, n इक्वल्स टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन अवोगाड्रो नंबर। ये भी पढ़ा तुमने? अरे पढ़ा है, नहीं पढ़ा है? ये पढ़ा है। यहां से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल सकते या अवोगाड्रो नंबर निकाल सकते हो। अवोगाड्रो नंबर की जगह क्या मैं लिख सकता हूं n अपॉन छोटा n। और अगर ये दोनों ही 1 ले लिए, 1 मोल ले लिया, 1 मॉलिक्यूल ले लिया, अगर ये दोनों ही 1 ले लिए, क्या R इक्वल्स टू मैं ले सकता हूं K, यानी गैस कांस्टेंट इक्वल्स टू बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, यहां ले सकता हूं और यहां पुट कर दो। क्या मैं पीवी इक्वल्स टू आर टी की जगह क्या यहां के टी भी पुट कर सकता हूं, आर की जगह के? आया। प्रेशर का फॉर्मूला क्या है? 1/3 प्रेशर वाला, ये वाला दूसरा फॉर्मूला पुट करूं क्या? एनर्जी बोल दी ना इसने, एनर्जी, ठीक है। एनर्जी के वाला फॉर्मूला देखो जरा, मैंने लिखवाया हुआ एक जगह। एनर्जी कहां गई? एनर्जी कहां गया एनर्जी का फॉर्मूला? चलो ठीक है, एनर्जी छोड़ो। एनर्जी का फॉर्मूला याद है? हाफ रो वेलोसिटी का स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला याद है? पहले इतना लिख लो। चलो ये वाला फॉर्मूला याद है। अब मुझे कुछ इसकी जगह कुछ जुगाड़ करके केटी लिखना है। क्या कर सकता हूं सोचो, इसकी जगह मुझे केटी लिखना है। मैं क्या कर सकता हूं ऐसा कि यहां पे केटी आ जाए? अभी तक मुझे ये पता है 2/3, ये वाला तो मुझे फॉर्मूला पता है। ये वाला फॉर्मूला पता है, प्रेशर इक्वल्स टू 2/3 के, ये मैंने लिखवाया, देखो दिखाता हूं। प्रेशर इक्वल्स टू 2/3, ये ई क्या है? एनर्जी, वही है काइनेटिक एनर्जी भाई। काइनेटिक जी पर यूनिट वॉल्यूम ही है ना? लिख सकता हूं, बता दो जल्दी से। पहले इतना लिख लो भाई जल्दी से, ये ना, ठीक है, देख लो भाई। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पुट कर दो जल्दी से, एनएमवी स्क्वायर, एनएमवी स्क्वायर, जल्दी बोलो, कर लो जल्दी। कर लिया? चलो अब देखो, काइनेटिक बेसिकली क्या था? प्रेशर का फॉर्मूला था 2/3 काइनेटिक एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम था, याद हो तो, है ना? क्या ये वॉल्यूम उधर ले जाऊं, पी पहले से ही वॉल्यूम इधर ले आऊं क्या? 2/3 काइनेटिक एनर्जी, क्या पीवी की जगह केटी लिख दूं? ये रहा केटी, पुट कर दूं यहाँ पे। कहां करूंगा, ये तो जगह ही ना बची भाई। यहाँ पता ही होना क्या चाहिए। अरे यार हिल गया, ये क्या गड़बड़ हुई? ये गड़बड़ क्या हो रही है? चलो छोड़ो, अगले पेज पे कर देता हूं, देख लो जरा। पीवी कोस टू 2/3 के ही हो गया, तो पीवी की जगह क्या लिख सकता हूं? पीवी इक्वल्स टू तो केटी भी है। क्या पीवी इक्वल्स टू केटी है और इक्वल्स टू क्या? 2/3 काइनेटिक एनर्जी, है ना? तो क्या 3 इधर ले जाओ, 3 केटी अपॉन 2, क्या ये काइनेटिक एनर्जी आ गया? है ना? बेसिकली ये जो 3 आ रहा है, ये 3 होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ मोनोएटॉमिक गैस। यहां 3 क्या है? डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ, लास्ट चैप्टर में याद है डिग्री ऑफ फ्रीडम पढ़ाया था, ऑफ मोनोएटॉमिक गैस। याद आया? याद आया? तो एक्चुअल में काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है F/2kT। लेकिन देखो यहां पे क्या बोला है, इस डेफिनेशन में क्या बोला है? 1 मॉलिक्यूल 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, इसलिए हाफ केटी आया है। तो अगर यहां मैं F की वैल्यू 1 पुट कर दूं तो क्या एनर्जी आ जाएगी? काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी 1/2kT। यही है लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। बट आगे तुम्हें याद रखना है, फॉर मोनोएटॉमिक गैस काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला 3/2kT। एक चीज तुम्हें क्लियर होगी, जहां RT लिखा होगा वहां PV लिख सकते हो या KT लिख सकते हो। याद रखोगे के क्या है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। याद रखोगे ये के क्या है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। पिछले चैप्टर में लिखवाया था,
थर्मोडायनेमिक चैप्टर में बोल्ट्जमैन कांस्टेंट आया था, याद है? यहां पे अलग से फिर भी लिख देता हूं, ये छोटा वाला क्या है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। चलो भैया हो गया काम, 1 2 3 एंड गो। कोई भी ऐसी चीज नहीं जो मैंने बिना रीजन के बता दी तुम्हें ना, ठीक है? बेसिकली कह रहा है कि अगर इस फॉर्मूले से एक बात समझ में आ गई, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या आया? हाफ के टी या 3 के टी। अगर टेम्परेचर जीरो कर दूं तो काइनेटिक एनर्जी जीरो, मतलब वेलोसिटी जीरो। यही कह रहा है नो टेम्परेचर इज पॉसिबल बिलो द एब्सोल्यूट जीरो, यानी कि 0 केल्विन से नीचे पॉसिबल ही नहीं है कोई, फिर रैंडम मोशन खत्म, फिर कुछ नहीं बचेगा। यही कह रहा है। देखो यार वीआरएमएस जीरो हो जाएगी, ठीक है? चलो अब आ जाओ डेरिवेशन ऑफ गैस लॉज। ये गैस लॉज कहां से, इनका प्रमाण देने वाले हैं। ये गैस लॉज आए कहां से, इनका प्रमाण देने वाले। चलो एक बात बताओ कि प्रेशर का फॉर्मूला तुम लोग ये पढ़ चुके हो, 1/3 NM वेलोसिटी स्क्वायर का एवरेज अपॉन वॉल्यूम, पढ़ चुके हो? तुम याद करो बॉयल्स लॉ क्या था? क्या बॉयल्स लॉ था जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो? यहां टेम्परेचर दिख ही नहीं रहा भाई, जरूरत ही नहीं है कुछ भी, खत्म बात डायरेक्ट ही। अरे डायरेक्ट कर दो। क्या 3 NMV सब कांस्टेंट है? क्या क्लियरली यहां से दिख रहा प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम? यही था बॉयल्स लॉ, खत्म बात। देख लो, अरे यही था, देख लो भाई, यही था। याद आ गया? एक और चीज दिखा देता हूं, चलो एक और तरीके से दिखा देता हूं। प्रेशर का फॉर्मूला 1/3 NM वेलोसिटी का स्क्वायर अपॉन वॉल्यूम, यही है। ऊपर नीचे हाफ हाफ से मल्टीप्लाई कर सकता हूं, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो और नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो। देखो इसे देखो, ये हाफ mv स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी हुआ, और काइनेटिक एनर्जी को 3/2 kT लिख सकता हूं। ऊपर 2 ऐसी रहने दो, नीचे 3 ऐसी रहने दो, n ऐसी रहने दो, नीचे वॉल्यूम ऐसी रहने दो। क्या यहां काइनेटिक एनर्जी की जगह 3/2 kT लिख सकता हूं? kT लिख सकता हूं, k भी कांस्टेंट, कह रहा टेम्परेचर कांस्टेंट कर दो, तो ये 3/2 k सब कांस्टेंट ही। तो यहां पे क्या बचा? कांस्टेंट क्या नहीं है बताओ? n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जितने होंगे कांस्टेंट होंगे। 2/3 कांस्टेंट है, 3/2 कांस्टेंट है, k कांस्टेंट है। अरे समझो, देखो क्या किया मैंने, प्रेशर इक्वल्स टू 2/3 ऐसी रहने दो, n अपॉन वॉल्यूम ऐसी रहने दो, यहां बचा सिर्फ हाफ m वेलोसिटी स्क्वायर का एवरेज। क्या यही काइनेटिक एनर्जी है? और क्या काइनेटिक एनर्जी भी पढ़ा चुका हूं तुम्हें, होता है 3/2 kT। ये अभी भी थोड़ी देर पहले पढ़ाया, तो इसकी जगह लिख सकता हूं 3/2 kT। तो प्रेशर का फॉर्मूला लिख सकता हूं, प्रेशर इक्वल्स टू 2/3 n अपॉन वॉल्यूम 3/2 kT। यहां देखो सब कांस्टेंट है, तो प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम हो गया। यही तो है बॉयल्स लॉ, प्रूव हो गया यहां से। अरे तुम एक बात बताओ, अगर टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दोगे तो k कांस्टेंट है, 3/2 कांस्टेंट है, n कांस्टेंट है, वॉल्यूम 2/3 कांस्टेंट है, तो क्या प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम हो गया? खत्म। यही है बस, आगे आ जाओ। चार्ल्स लॉ भी ऐसी कर सकते हैं। अब फिर से फॉर्मूला लिख दो चार्ल्स लॉ के लिए। पता क्या लिख सकते हैं? स्पाइसी चिप्स लिख रहे हैं भैया। अरे प्रेशर का फॉर्मूला क्या है? 1/3, सिर्फ इसी फॉर्मूले से सारी चीज हो जाएंगी। अब NM वेलोसिटी स्क्वायर का एवरेज अपॉन वॉल्यूम। क्या कह रहा है? कह रही है प्रेशर कांस्टेंट कर दो। क्या कर दो? प्रेशर कांस्टेंट कर दो, है तो वॉल्यूम ऑफ कर दो, लगा दो वाला फॉर्मूला, लगा दो, वॉल्यूम उधर ले जाओ, PV 1/3 NM वेलोसिटी स्क्वायर का एवरेज, ठीक है। VRMS, ये बेसिकली VRMS यहां पे रूट कर सकते हो दोनों तरफ, चलो रूट मत करो, वेलोसिटी स्क्वायर का एवरेज। फिर से वो काइनेटिक एनर्जी वाली चीज यूज कर सकते हो, कर दो, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई, है ना। फिर से देखो ये काइनेटिक एनर्जी बन गया, बन गया हाफ n, ये 2 इधर ले आओ, ये वाला 2 इधर ले आओ, इनटू काइनेटिक एनर्जी PV है। काइनेटिक एनर्जी को क्या लिख सकता हूं मैं? 3/2 kT। ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, कह रहा प्रेशर को कांस्टेंट कर दो, तो क्या V प्रोपोर्शनल दिख रहा है टेम्परेचर के? हाँ ना बोलो, दिख रहा है नहीं दिख रहा? क्या यही है तुम्हारा चार्ल्स लॉ? देखो देख रहे हो, यही तो प्रूव करना था, हो गया प्रूफ, यही तो है चार्ल्स लॉ। नोट कर लो, नोट कर लो, नोट कर लो भाई सब, नोट कर लो। जिसको पहली बारी में समझ में आ रहा है ना भाई बता देना, ये बहुत बड़ी बात होगी अगर पहली बारी में आ गया तो, सही बता रहा हूं, पहली बारी में समझ में आना बहुत ही काम की बात है भाई। चलो अगला, अब तो समझ गए ना कैसे कर रहे हैं डेरिवेशन, ऐसी गेल-लूसिक लॉ की भी डेरिवेशन कर लोगे। क्या तुम्हें ऑलरेडी पता है? अरे यार अब तो देखो, डायरेक्ट प्रेशर का फॉर्मूला डायरेक्ट पता चल गया, 1/3
n अपॉन वॉल्यूम इंटू 3 यहां 2/3 3/2 kT। अब तो ये डायरेक्ट पता चल गया, इसे ना भी मत लिखो, चलो 1/3 nm वेलोसिटी स्क्वायर का एवरेज अपॉन वॉल्यूम, यही है। क्या तुम देख पा रहे हो? अगर मैं यहां इसकी जगह टेम्परेचर लिख दूं, अगर यहां वॉल्यूम कांस्टेंट कर दूं इस बार, तो क्या प्रेशर टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा? अरे यहाँ 3/2 kT लिख दो, हाँ ना बोलो। क्या तुम्हें एक और चीज दिखेगी, प्रेशर इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू, अगर वॉल्यूम वो कर दो, प्रेशर इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू दिस। और तुम्हें पता है क्या वी आर एम एस इज प्रोपोर्शनल टू √T, ये वाली बात पढ़ा चुका हूं। क्या तुम्हें याद है वी स्क्वायर का एवरेज इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर? प्रेशर इसके प्रोपोर्शनल, इसके प्रोपोर्शनल, तो क्या प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर? यही तो है, इसको रेग्नॉल्ड्स लॉ भी बोला गया है। ये बात ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, एक एक चीज तुम्हें पहले पढ़ा चुका हूं, अगर तुमने ध्यान दिया तो। बस देखते चलो, पर लिखा हुआ भी मैंने सारा, ठीक है। 1 2 3 एंड गो। अब अगाड्रो साहब क्या कहते हैं, इन्होंने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वाली बात बोली थी, याद है? इन्होंने कहा एक काम करो, चलो इनके लिए अलग से करते हैं। प्रेशर का फॉर्मूला 1/3 nm अपॉन वॉल्यूम वेलोसिटी स्क्वायर का एवरेज, यही होता है, यही होता है। देख लो भैया, कोई दिक्कत परेशानी? एक मॉलिक्यूल के लिए n हटा दो, n की वैल्यू 1 कर दो, छोड़ो, वॉल्यूम इधर ले जाओ। क्या PV इक्वल्स टू हाफ m वेलोसिटी स्क्वायर का एवरेज लिख सकता हूं, हाँ ना बोलो? देख लो भाई, कोई दिक्कत परेशानी? ठीक है। अब मैं बोलूं पहले मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल, दो मॉलिक्यूल, तीन, यानी एक मॉलिक्यूल का नाम n1 रख दो, यहां पे n1, ये भी लिख सकता हूं ना। सब हटाओ, क्या लिख सकता हूं? PV इक्वल्स टू हाफ 1/3 n m1 अपॉन वॉल्यूम तो चला गया, वेलोसिटी स्क्वायर का एवरेज। क्या इसको 1, इसको 1, P1 V1, ये लिख सकता हूं, हाँ ना बोलो? लिख सकता हूं, हाँ ना बोलो? अब कह रहा है कांस्टेंट प्रेशर एंड वॉल्यूम, वॉल्यूम और प्रेशर कह रहा है कांस्टेंट रखो, वॉल्यूम और प्रेशर क्या कह रहा है? कांस्टेंट रखो, ये कांस्टेंट। तो दूसरी गैस के लिए ऐसे लिख सकता हूं 1/3 N2 M2 V2 का स्क्वायर एवरेज। ऐसी 3 के लिए, 4 के लिए, क्या दोनों का ही कांस्टेंट है, इसको इक्वल पुट कर सकता हूं 1/3 N1 M1 वेलोसिटी 1 स्क्वायर का एवरेज इक्वल्स टू 1/3 N2 M2 वेलोसिटी 2 का स्क्वायर का एवरेज लिख सकता हूं। ये कट गया दोनों, ठीक है। क्या दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दूं 1/2 की, कोई दिक्कत है? कर सकता हूं, है ना? ये ऐसे लिखो, M1 V1 स्क्वायर का एवरेज M2 V2 स्क्वायर का एवरेज। ऑलरेडी यहां पर N2 है और यहां तुम्हारा N1 है। क्या काइनेटिक एनर्जी पहले की, काइनेटिक एनर्जी दूसरे की, लिख सकता हूं, देख लो। सब वही लिखा है, सब कुछ वही लिखा है भाई, देखो। कोई दिक्कत परेशानी, हाँ ना बोलो? कह रहा है ट्रांसलेशन पर मॉलिक्यूल्स एनर्जी, पर हमें एक बात पता है, मैंने एक बात बता दी थी, सबकी काइनेटिक एनर्जी इक्वल होती है, सबकी इक्वल होगी ना, जो एक गैस के अंदर बंद है। क्या ये इक्वल होनी चाहिए, हाँ ना बोलो? अगर ये इक्वल होगी तो क्या N1 इक्वल्स टू N2 इक्वल हो जाएगा? यही तो है एवोगाड्रो नंबर। कह रहा है अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इक्वल वॉल्यूम होगी और सेम इक्वल वॉल्यूम होगी, कांस्टेंट प्रेशर, सब कुछ सेम कंडीशन होंगी, तो क्या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी बराबर होते हैं, यही तो बताया था। तो सोचो अगर ये इक्वल हो जाए, क्या N1 इक्वल्स टू N2 इक्वल्स टू N3 इक्वल्स टू N4 सबको आपस में इक्वल हो जाएंगे मॉलिक्यूल्स? ये तुम्हारा था अवोगाड्रोस हाइपोथेसिस का प्रूफ। 1 2 3 इनको देख लो, सब वही लिखा है। बस यहां थोड़ा भीड़ भड़ाका सा था, ऐसा लग रहा था कि बुक उतार दी है भाई, तो तुम्हारे एटीवी को आदत है खुद लिखने की, सारी चीजें खुद करा दी भाई। और बताओ, चलो एक और कर लेते हैं। डिफ्यूजन पढ़ा है तुमने? ग्राहम्स लॉ था, ग्राहम साहब ने एक लॉ दिया था डिफ्यूजन का, याद है? ग्राहम साहब ने एक लॉ दिया था डिफ्यूजन का। इन्होंने क्या बात बोली थी? इन्होंने अलग अलग बातें बोली थी। जो इन्होंने बोला था, जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होगा ना, रेट ऑफ डिफ्यूजन, यानी कितनी देर में कोई गैस फैल रही है ना, वो रेट ऑफ डिफ्यूजन होगा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जो रेट ऑफ डिफ्यूजन, रेट का मतलब R1 अपॉन R2 लिख दो, रेट को, या छोटा R1 लिख दो। कह रहा रेट ऑफ डिफ्यूजन जो होगा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी। इनवर्सली होगा तो R1, यहां डेंसिटी 1। कह रहा ये आएगा रेट। ठीक है, देखते हैं क्या होता है रेट, देखते हैं भाई। रेट का मतलब समझते हैं, रेट क्या होता है? वेलोसिटी अपॉन टाइम, यही तो रेट बोल देंगे। लिख सकता हूं रेट इसको, हाँ ना बोलो? बताओ, क्या प्रेशर का फॉर्मूला तुम पढ़ चुके हो? अगले पेज पे करा दूं? क्या प्रेशर का फॉर्मूला, मान लो किसी एक पार्टिकल की वजह से, क्या लिख सकता हूं? 1/3 रो, ये लिख सकता हूं। तुम्हें पता डेंसिटी सेम रहेगी, हाँ ना बोलो? डेंसिटी सॉरी, अलग अलग गैस है तो चलो प्रेशर 2 ये लिख सकता हूं।
जरा देखो यहाँ पे, यही लिख सकता हूँ, ये दोनों चीजें, ये बात सेम है, हाँ ना बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, ठीक है, ठीक। दो गैसेस थी ए और बी, अब दोनों को डिफ्यूज कर दिया इन वन अनदर, मतलब एक साथ मिक्स कर दिया। स्टार्टिंग में क्या होगा, एक गैस ज्यादा प्रेशर लगा रही हो, एक कम लगा रही हो, धीरे धीरे क्या होता है, डिफ्यूजन में क्या होता है, फैल जाती है चारों तरफ और इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। यानी थोड़ी टाइम बाद क्या दोनों बराबर प्रेशर लगा रही होंगी हर जगह, यानी प्रेशर इक्वल हो जाएगा दोनों की वजह से, क्योंकि मिक्स हो चुकी है। थोड़ी देर बाद क्या ये वाला प्रेशर आपस में इक्वल हो जाएगा, आफ्टर अ टाइम स्टडी स्टेट जब पहुंचेगी थोड़ी देर बाद, क्या ये दोनों इक्वल, क्या मैं लिख सकता हूं 1/3 रो V1 स्क्वायर का एवरेज, 1/3 V2 स्क्वायर का एवरेज, क्या 1/3 खत्म। हमें क्या निकालना है, ये V1 स्क्वायर का एवरेज अपॉन में V2 स्क्वायर का एवरेज लिख दो इधर। डेंसिटी तो यही रहने दो, ये डेंसिटी 1 नीचे आ गया। अरे वेलोसिटी तो एक तरह का रेट होता है, वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, रेट ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड, यही तो होता है रेट। अरे वेलोसिटी को तो रेट बोलते हैं। क्या स्क्वायर दोनों, अच्छा दोनों तरफ रूट कर दूं, इधर भी रूट कर दूं और यहां पे भी रूट कर दूं, एक्चुअल में इसी को रेट बोलते हैं। अरे स्क्वायर हट जाएगा, वी आ जाएगा, यही होता है रेट, यही होता है रेट, याद रखना रेट। अरे रेट का मतलब क्या है, इसको रेट बोल दिया आर। रेट का मतलब क्या है, रेट को ही तो वेलोसिटी बोलते हैं। अरे रेट का मतलब होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, इसी को रेट बोलते हैं, रेट ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड, इसी को तो बोलते हैं। बस दे दिया, यही है ग्राम स्लो ऑफ डिफ्यूजन। देख लो भाई 1 2 3 एंड गो, ऑलरेडी करा दिया, देख लो भाई, रेट R1/R2, ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी, हाँ ना बोल दो भाई। चलो अब आते हैं क्वेश्चन करते हैं। देखो सिलेंडर कंटेन्स हाइड्रोजन गैस एट प्रेशर ऑफ 249 किलो पास्कल, कह रहे हैं भाई साहब 249, देखो 249 किलो पास्कल, तो तुम्हारा प्रेशर दे दिया 249 किलो, मतलब 10⁻³ पास्कल। सही बात, कोई दिक्कत परेशानी, हाँ ना बोलो, 249 किलो पास्कल। टेम्परेचर दे दिया 27 डिग्री सेल्सियस के, इसको लिख दो 273 + 27 300 केल्विन। देख लो भाई, कह रहा है इट्स डेंसिटीज, ये तो अच्छा वाला क्वेश्चन दे दिया, डेंसिटी पूछ रहा है भाई, तो पीवी इक्वल्स टू एनआरटी लगा तो काम खत्म हो गया हमारा। अगर हम पीवी इक्वल्स टू एनआरटी लगा देंगे तो क्या काम बच जाएगा, सब खत्म हो जाएगा, देख लें। पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, क्या पूछ रहे, सिलेंडर कंटेन्स हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस दे दिया ना, तो हाइड्रोजन गैस, हमें एन पता है, एन का फॉर्मूला होता है छोटा एम अपॉन कैपिटल एम, गिवन मास अपॉन मोलर मास, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं आरटी की जगह, आरटी की जगह आरटी रहने दो, आर की वैल्यू दी हुई है, दी हुई है। पीवी 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 पता है हमें, पीवी पता है, वी भी पता है। अच्छा एक काम करो, वी को उधर ले जाओ, ये वी यहां ले आऊं, चलो बाद में लेंगे, पी ऐसे रहने दो, एम छोटा अपॉन ये वॉल्यूम इधर ले आओ, है ना, मल्टीप्लाई आर टी अपॉन ये कैपिटल एम, ये वाला, ठीक है। प्रेशर भी पता, हमें ढूंढना क्या है, डेंसिटी ढूंढनी है, डेंसिटी, क्या यही है डेंसिटी, मास अपॉन वॉल्यूम, तो डेंसिटी होगी पी एम अपॉन आर टी। पी कितना, पी कितना, पी कितना 249 इंटू 10⁻³ मास मतलब मोलिकुलर मास, मास मतलब मोलर मास, सॉरी, मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन कितना होगा 2 ग्राम। अरे 1H2 होता है भाई, 1H2, 2 ग्राम, क्या 2 ग्राम को लिख सकता हूं 2 इंटू 10⁻³ किलोग्राम, हाँ ना बोलो, और कुछ बचा, ठीक है हो गया, कितना 2 इंटू 10⁻³ आर कितना है 8.3, टेम्परेचर कितना 300, देखो दोनों कट गए आपस में, 249 दूनी 498, 498 अपॉन 8.3 इंटू 300, ये जाएगा 300 वन जा पे 1 डिवाइड, ये लगभग 0.2 या 0.3 आएगा, 0.2 ले लो, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। नोट कर लो मेरे भाई, आ गया क्वेश्चन समझ में, हार्ड तो नहीं था, बता देना, हार्ड लगे तो भैया कोई बात ही नहीं है, फिर तो क्या ही कर सकते हैं भैया, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे चले, 1 2 3 साइड हो रहा हूं। अगला क्वेश्चन कह रहे कंटेनर ऑफ वॉल्यूम 200 सेंटीमीटर क्यूब, वॉल्यूम कितनी है, यहां लिख रहा हूं, वॉल्यूम कितनी है 200 सेंटीमीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर क्यूब में होते, 1 सेंटीमीटर होते हैं 10⁻⁻², सेंटीमीटर क्यूब होंगे 10⁻⁻6।
जब तुम -6 से 2 पावर हटाओगे आएगा 2 × 10 की पावर -4, ये आया वॉल्यूम। ठीक है, 0.2 मोल हाइड्रोजन के, 0.3 मोल आर्गन के, तो टोटल मोल्स कितने हो गए गैस में? टोटल मोल 0.2 प्लस 0.3 कितना? 0.5 हो गए। नंबर ऑफ मोल्स हो गए 0.5। द प्रेशर ऑफ द सिस्टम एट, कह रहे टेम्परेचर 200 केल्विन ले लो। प्रेशर ढूंढना हमें, क्या ढूंढना है? प्रेशर। अब हमें सिंपल पता है प्रेशर का फॉर्मूला पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। ठीक है, हमें ढूंढना क्या? प्रेशर। ये लिख लूं, एन कितना है? 0.5, आर कितना है? 8.3, टेम्परेचर कितना है? 200 है, 3 × 200, और वॉल्यूम कितना है? 200 × 10 की पावर -6। 200 से 200 खत्म, 10 की पावर -6 क्या ऊपर 10 की पावर 6 बन गया। ये दोनों 8 पंजे 40, 4 तिया 12, 8 पंजे 40, 4 तिया 12, 4.1, ये लगभग बना 4.12 या 4.15 के आसपास है ना। 8 पंजे 40, 5 तिया 15, 5 तिया 15, 4.15 इंटू 10 की पावर 6 आ गया पास्कल में। इतना ही पूछा है? इतना ही पूछा भाई। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। आ जाओ, ये तुम्हें याद रख लेना बेटा। देखो तुम्हें एक बात पढ़ा दी मैंने, वीआरएमएस कितना था? वीआरएमएस था तुम्हारा √3RT/m, याद है? ये था वीआरएमएस था। ये ऐसी आती है एवरेज स्पीड, ये आरएमएस था। आरएमएस क्या होता है? स्क्वायर का एवरेज और फिर उसका रूट, ये होता है। लेकिन सिर्फ एवरेज पूछेगा तो तुम्हें कितना सा काम करना चाहिए? आरटी की जगह केटी भी लिख सकता हूं वीआरएमएस। क्या वीआरएमएस ये भी लिख सकता हूं? 3KT/m, ये भी लिख सकता हूं, देख लो ये भी लिख सकता हूं। और केटी की जगह पीवी भी लिख सकता हूं वीआरएमएस। वीआरएमएस क्या भी लिख सकता हूं? 3PV/m, ये भी लिख सकता हूं, है ना। तो देखो कितना चेंज करना है। एवरेज में सिर्फ तुम्हें क्या लिखना है? 8/π, वहां 3 लिखा है, 3 की जगह क्या लिख देना है? 8/π, देख लो 8/π, 8/π, बस 8/π। ऐसे ही एक वेलोसिटी होती है मोस्ट प्रोबेबल, ये एवरेज थी। ऐसी होती है मोस्ट प्रोबेबल। मोस्ट प्रोबेबल मतलब सबसे ज्यादा वेलोसिटी कौन सी पाई गई उस गैस के पार्टिकल्स में? किसी की वेलोसिटी 10, 5, 15 जो भी है, ठीक है, जो तुमने एवरेज निकाला, सबसे ज्यादा कौन सी पाई गई? ऐसे रूट मीन स्क्वायर लिखवा चुका है ना, ये वापस से पेज हुआ गया, बार बार आ रहा है रूट मीन स्क्वायर। ऐसी आई एक मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, क्या इट इज डिफाइंड एज द स्पीड पोजेस्ड बाय द मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। सबसे ज्यादा, ये किसने बताया? मैक्सवेल स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के अकॉर्डिंग। ये एनसीईआरटी में नहीं है पर मैंने बता दिया। मोस्ट प्रोबेबल मतलब सबसे ज्यादा वेलोसिटी कितनी थी किसी पार्टिकल की। मान लो एक दौड़ रहा है 4 से, एक 5 से, एक 6 से, एक और 4 से, एक और 4 से, एक और 4 से, एक 6 से, एक 6 से, एक 6 से, एक 5 से, 5 से, 5 से, एक 3 से, 3 से, तो सबको इकट्ठा किया, सबसे ज्यादा वेलोसिटी कौन सी थी जिससे वो पार्टिकल जोड़ रहे थे? मोस्ट प्रोबेबल वो कहलाई, है ना। तो देखो सब कुछ सेम है, KT/m, RT/m, PV/m, सब कुछ सेम है। बस तुम्हें क्या लिख देना है यहाँ पे? 2। वहां 3 था, यहां 2 लिख देना, बस खत्म, इतना। देख लो एक क्वेश्चन कर लो, द टेम्परेचर ऑफ ए गैस इज -50 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, टेम्परेचर तुम्हें कितना दे दिया? -50 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, एक बार रीड तो करो, एक बार थोड़ा दिमाग लगाओ, रीड करो क्वेश्चन में क्या कर सकते हैं भाई, फिर आगे चलेंगे। अच्छा एक छोटी सी बात तुम याद रखना इस वाले कॉन्सेप्ट में, हल्की सी छोटी सी बात है, निर्णक सी। ये वाला जो मास है, ये मास ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ गैस, ठीक है, और ये वाला जो मास है ये मोलर मास है, ये बात याद रखना बस। ठीक है, ये दोनों में, ये भी मोलर मास है ना। बस के, जब के लिखोगे तो तुम्हें ये लिखना है, सेम सिमिलर यहां पे भी। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये वाला भी देखो, जब के लिखते हो तो तुम्हें क्या लिखना? मास ऑफ सिंगल गैस ऑफ मॉलिक्यूल। चलो आ जाओ क्वेश्चन। टेम्परेचर -50 है, तो केल्विन में कितना होगा? ये हुआ 223 केल्विन टेम्परेचर। बेसिकली क्वेश्चन वाला पूछ क्या रहा है? दैट द आरएमएस स्पीड, आरएमएस स्पीड की बात कर रहा है, तो आरएमएस स्पीड का कोई फॉर्मूला बताओ जिसमें टेम्परेचर आता हो। √3RT/m, मोलर मास R, गैस कांस्टेंट, T फॉर टेम्परेचर। क्या तुम देख रहे हो यहां तुम्हारा आरएमएस डायरेक्ट टेम्परेचर की इनवर्सली प्रोपोर्शनल, हम ये पढ़ भी चुके हैं कि आरएमएस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, ओ सॉरी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ टेम्परेचर। क्या यहां से मैं लिख सकता हूं वीआरएमएस, ऐसे वीआरएमएस को डायरेक्ट लिख सकता हूं V1 अपॉन V2 इक्वल्स टू √T1 अपॉन T2 लिख सकता हूं। ये तो कंडीशन होती है अगर जो कोई चीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो ऐसे लिख सकते हैं। ये V1 क्या आरएमएस, ध्यान रखना। अब देखो क्या कह रहा है, टेम्परेचर ऑफ गैस इज इतना, T1 तुम्हें दे दिया है, T1 ठीक है। What temperature the gas should be heated? T2 तुमसे पूछा है, so that the RMS speed is increased by 3 times.
पहले आरएमएस मान लो थी ये V, ये V1 है, फिर आरएमएस कितनी होगी, इंक्रीज्ड बाय 3 टाइम्स, 3 टाइम्स से इंक्रीज्ड होगी, 3 टाइम्स इंक्रीज्ड होगी, तो क्या हो गई 4V। तो V2 कितनी है 4V, V2 कितनी है भाई सब 4V। अब देखो V1 कितना है V2 कितना है 4V, ये कितना है T1 कितना है 223, और T2 तुम्हें निकालना है, V से V काट दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर सकता हूं, तो देखो 1/4 का स्क्वायर हो गया, और इधर जब तुम स्क्वायर करोगे कट जाएगा रूट से रूट, है ना। तो देखो क्या है 1/16 इक्वल्स टू 223/T2, तो T2 कितना आया 223 इंटू 16, ये केल्विन में आएगा 3000 समथिंग आना चाहिए ना, 216 200 216 32 16 20 या 16 दूनी 32 3500 3568 केल्विन, चेक करना पड़ेगा मुझे सही है गलत है, 3568 होना चाहिए, 223 इंटू 16, 223 इंटू 16 3568, हाँ अगर इसे डिग्री में करना तो कर सकते हो, है ना, ठीक है हो गया, इतने काफी है। चलो आगे 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 पढ़ो भैया, आगे चलो 1 2 3 इनको कह रहे हैं स्पेसिफिक, अच्छा तुम्हें यदि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पढ़ाया था हमने, थर्मल में भी पढ़ा था, प्रॉपर्टीज में, थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा था, थर्मोडायनेमिक्स में एक और चीज पढ़ ली थी बहुत बढ़िया, क्या पढ़ी थी कि सीवी का रिलेशन क्या होता है, याद करो पढ़ाया था कि सीवी होता है क्या F/2R, पढ़ा था ये, सीवी होता है F/2R, लेकिन सीपी क्या होता है 1 + F/2 इंटू आर, क्या ये निकाल सकते हो, वही पेज वापस से लिख दिया और कुछ नहीं किया। कह रहा मोनो एटॉमिक गैस की 3 ट्रांसलेशनल डिग्री फ्रीडम होती है, यू का फॉर्मूला अभी हम पढ़े 3/2 RT होता है, तो इस वाले जुगाड़ से भी निकाल सकते हैं, पता है क्या RT, अगर मैं देखो यू क्या होता है 3/2 KT, सीवी क्या होता है जब तुम्हारा वॉल्यूम होता है कांस्टेंट, क्या होता है वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, वॉल्यूम कांस्टेंट, तो तुम्हारा डेल्टा यू बाई डेल्टा टी हो जाता है, इस वाले फॉर्मूले में डेल्टा यू बाई डेल्टा टी करो, तो डेल्टा टी से टी कट जाएगा, यानी ये वाला टी क्या 3/2 आ जाएगा, हाँ ना बोलो, क्या 3/2 आ जाएगा, आ जाएगा। अब इस वाले फॉर्मूले से निकाल के देखो कि डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होती है मोनोएटॉमिक, तो 3/2 आ गया, इससे भी आ गया, हाँ हाँ समझे, ऐसे ही सीपी निकाल सकते हैं 5/2 भाई साहब, ऐसा ही सीपी निकाल सकते हैं 5/2, तो गामा क्या आएगा CP/CV 5/3, ऐसे ही डायटोमिक के लिए कर लेना, ऐसे पॉलीट्रॉपिक के लिए कर लेना, ऑल्दो इतना जरूरत नहीं है, तुम्हें डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला पता है तो और किसी फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये वॉल्यूम कांस्टेंट, यहाँ प्रेशर कांस्टेंट होता है, ये हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, कुछ लोग इस चैप्टर में पढ़ते हैं, मैंने तुम्हें पिछले चैप्टर में पूरा डिटेल में पढ़ा दिया था, याद है, पूरा समझाया था, पॉलीट्रोपिक गैसेस, डायटोमिक गैसेस, ट्राइटोमिक गैसेस, मोनोएटॉमिक गैसेस, तो ऐसी तुम्हें किस किस के लिए करना है, मोनोएटॉमिक के लिए पढ़ लिया, डायटोमिक पॉलीट्रोपिक के लिए तुम्हें पिछले चैप्टर में पढ़ा चुका हूं, वापस करने की जरूरत नहीं है। चलो ठीक है, ये वाली चीज हो गई, अच्छा ये हटा दो ना, डिलीट कर दो इस पेज को, कैसे काम का नहीं है भाई। तो स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड्स, सॉलिड्स की स्पेसिफिक हीट बताई डुलोंग और पेटिट साहब ने, ये तुम्हें भैया थोड़ी सी, जब वहां क्या था याद करो, वहां था 3R/2, 3R/2 मोनोटोमिक, यहां देख लो भैया 3R याद रखना है, देख लो भाई, तो सीवी की वैल्यू होगी 3R, देख लो भाई सीवी की वैल्यू 3R, और अगर मैं स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर पूछूं तो 9R, R की फॉर्म में अगर स्पेसिफिक हीट निकालोगे वाटर की तो 9R, क्या 9R, और इसकी फॉर्म में निकालोगे क्या कहते हैं सीवी निकालोगे तो यहां पे 3R, ये किसने बताया था, डुलोंग्स और पेटिट साहब ने बताया था, बस इतना ही, फिर से ये एनसीईआरटी में नहीं है अब, है ना, अगर तुम नहीं, ये है 3R और 9R है, डुलोंग और पेटिट साहब के बारे में नहीं है कोई बात, याद रखोगे, हाँ ना बोलो। देखो बेसिकली क्या होता है ना, सॉलिड्स में चेंज इन वॉल्यूम ना के बराबर होता है, ये तो पता है तुम्हें, तो वॉल्यूम लगभग कांस्टेंट रहता है ना, वॉल्यूम लगभग कांस्टेंट होता है, क्या सीवी लिख सकता हूं, सीवी लिख सकता हूं, तो बस यही तुम्हें ध्यान रखना है, हाँ ना बोलो भाई, देख लो भाई साहब, कोई दिक्कत परेशानी, ठीक है, साइड हो रहे हैं हम तुम्हारे, देखो जल्दी, एक डाउट तो तुम्हें जरूर आया होगा ना, आ रहा ना 80 भाई, यहां पे हमने 3/2 क्यों लिखी, यहां पे दोनों काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, देखो सॉलिड्स की बात कर रहा हूं, आइडियल गैस भूल जाओ, सॉलिड पे आ गए हैं, तो सॉलिड के पार्टिकल इधर उधर ज्यादा मूव नहीं करते, अपनी जगह पे वाइब्रेट करते, तो पोटेंशियल एनर्जी भी काइनेटिक एनर्जी भी, तो हाफ केटी तो हुई पोटेंशियल काइनेटिक, सेम हाफ केटी हो गई तुम्हारी पोटेंशियल एनर्जी, यानी दोनों एनर्जी यहां पे तुम्हारे पास, तो आना तो चाहिए था यहां भी 3/2 KT या 3/2 RT, पर यहां पे दोनों एनर्जी तो प्लस हो गई,
तो जब तुम इन्हें ऐड करोगे तो 3RT आ जाएगा। 3RT प्लस 3RT क्या, 3/2RT प्लस 3/2RT क्या होगा, 3RT। हाँ ना बोलो, समझ में आया। और जब तुम यहां 3RT पुट करोगे इसकी जगह 3RT, देखो यहां पे क्या हुआ। जब हमने गैस के लिए पढ़ा था, जो गैस वाला पढ़ा था, तो 3/2RT था, क्योंकि यहां सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होती है, सिर्फ एक ही एनर्जी होती है। लेकिन अगर इस एनर्जी को डबल कर दो, U प्लस U, तो मल्टीप्लाई 2 हो जाएगी, तो 2 से 2 क्या 3RT आंसर आ जाएगा। क्योंकि सॉलिड्स के अंदर तुम्हारी पोटेंशियल काइनेटिक दोनों होंगी। आइडियल गैस की बात करते हैं जब हम पोटेंशियल को इग्नोर कर देते हैं, पर यहां तो दोनों होंगी, देखो दोनों एनर्जी। जब 2 की मल्टीप्लाई कर दोगे तो 3KT आ गया, वरना 3/2 आता। ये डाउट रहता बहुत सारे बच्चों को, यहाँ 3/2 क्यों नहीं है, समझिए, क्योंकि दो एनर्जी यहाँ पे, तो 3RT तो 3R आ गया। इसीलिए वाटर का लिया 9R आ गया। वाटर का 9R कैसा होगा सोचो जरा। अरे वाटर का मॉलिक्यूल क्या होता है, अच्छा H2O। H2O होता है, हाँ ना बोलो। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, सोच के देखो। अरे डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है भैया, डिग्री ऑफ फ्रीडम बताओ भाई। यहीं से क्वेश्चन सोल्व हो गए तुम्हारे, समझे। आ जाओ भैया, आ गया, ये हो गया ना, ठीक है। और तो कुछ बताने वाला बचा ही नहीं भैया, ठीक है, ठीक ठीक ठीक। और ठीक है, ये सब बता दिया मैंने। ये लास्ट एंड मीन फ्री पाथ बता चुका हूं। एक कॉलिजन के बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन, दो कॉलिजन के बीच में चलने वाला रास्ते को बोलते हैं मीन फ्री पाथ। इसको डिराइव कैसे करते हैं बताता हूं। देखो बेसिकली मीन फ्री पाथ का सिंबल ये मीन फ्री पाथ, ये होता है एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड। कोई एक पार्टिकल ये एवरेज यहां चला, फिर यहां गया, फिर यहां टकरा गया। एवरेज डिस्टेंस जो इसने ट्रेवल किया है ना, एवरेज डिस्टेंस जो इसने ट्रेवल किया। अब मान लो डिस्टेंस कैसे निकालोगे तुम, डिस्टेंस वेलोसिटी इनटू टाइम, छोटा सा टाइम ले लो, ये रहा। नंबर ऑफ कॉलिजन्स कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ मतलब ये हमें, अच्छा पीछे ये लिख लिया ना भाई, पहले ये लिख लो। इसकी डेफिनेशन किसी को लिखनी है तो लिख लो। मीन फ्री पाथ ऑलरेडी वैसे बता चुका हूं कि डेरिवेशन क्या है, पर अगर फिर भी कोई लिखना चाहता तो लिख लो, ठीक है, लिख लो। मान ले कंटेनर है एक, वो इस कंटेनर के अंदर बहुत सारे गैसेस चल रहे हैं भाई, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है ना, देख लो भाई। या फिर भैया देख लो भाई, सब कोई दिक्कत परेशान, देख लो। निकालेंगे नंबर ऑफ पार्टिकल्स। क्या कॉलिजन उतने ही होंगे जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे? क्या मैं बोल सकता हूं नंबर ऑफ पार्टिकल्स जितने होंगे, क्या उतने ही नंबर ऑफ कॉलिजन्स होने चाहिए? ये होना चाहिए। नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होंगे? क्या मैं मल्टीप्लाई कर दूं n इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इंटू n कर दूं, क्या यही नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे? n इंटू वॉल्यूम, हाँ ना बोलो, क्या ये कर सकता हूं? n इंटू वॉल्यूम नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो गए। n मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल जो टोटल है इंटू वॉल्यूम कर दो, है ना। वॉल्यूम क्या होगा? क्या वॉल्यूम होगा? एरिया इंटू लेंथ, या एरिया इंटू जो डिस्टेंस वो चले, ये लिख सकता हूं। यही क्या है? नंबर ऑफ कॉलिजन्स। नंबर ऑफ कॉलिजन ढूंढ रहा हूं, वहां पे लिख दूंगा। डिस्टेंस आ गया है, नंबर ऑफ कॉलिजन ढूंढ रहा हूं, ठीक है। एन इंटू एरिया कितना होगा, पाई। मान लो इसकी रेडियस ले लो डी, डी ले लो, डी ले लो भाई, डी, ठीक है। डी स्क्वायर इंटू डिस्टेंस तुम्हारा कितना, मान लो डिस्टेंस डिस्टेंस डिस्टेंस, देख लो भाई, देखो कोई दिक्कत परेशानी तो देखो। डिस्टेंस लिख सकता हूं v डेल्टा टी, डिस्टेंस वो चले, नंबर ऑफ कॉलिजन्स आ गया, देख लो। क्या इसको पुट कर दो इस इक्वेशन में, सॉरी, पुट कर दो। पहले ऊपर के एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड v डेल्टा टी, और नीचे n पाई डी स्क्वायर v डेल्टा टी। क्या v डेल्टा टी से v डेल्टा टी काट दो, तो तुम्हारा मीन फ्री पाथ नहीं है, फ्री पाथ है, सिर्फ हमें मीन निकालना है। पाई डी स्क्वायर इंटू एन, ये तो लेमडा, हमें निकालना है मीन। ये तो सिर्फ फ्री पाथ आ गया कि एक के बीच में एक कॉलिजन क्या हो, तो मीन के लिए तुम्हें डायरेक्ट क्या करना है, मीन फ्री पाथ सिर्फ नीचे √2 से मल्टीप्लाई कर देना, क्योंकि यहां पे √2, ये है तुम्हारा मीन फ्री पाथ। लिख लेना भाई, बस इतना ही तुम्हारा चैप्टर खत्म हो गया। खत्म खत्म के अब हम बोले 1 2 3 एंड गो। तो आई नो, और होमवर्क क्या भैया, यही क्वेश्चन कर लेना भाई, जो क्लास में कराए क्वेश्चन कर लेना और पढ़ लेना भाई। मैं मजाक नहीं कर रहा, तुम्हें काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस मैंने तगड़े लेवल पे करा दिया। एक एक चीज की डेरिवेशन बताई मैंने तुम्हें, कहां से होगी। अच्छा किसी को जानना है वो √2 कहां से है, तो बेसिकली क्या होता है, रिलेटिव वेलोसिटीज निकालते हैं यहाँ पर। रिलेटिव वेलोसिटीज का एवरेज निकालना होता है, क्योंकि सोचो एक पार्टिकल इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर, तो सबके बीच की रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। वो तुम्हारे में नहीं है, जेईई नीट में पूछी जाती है, हमें नहीं करना। हमारे स्कूल का जो कंप्लीट था, इवन काइनेटिक एनर्जी तुम्हें इतना डेप्थ में करा दिया कि तुम्हें अब कुछ जरूरत नहीं। बट हाँ, जो बच्चे सिर्फ रटना चाहते हैं उनके लिए थोड़ी दिक्कत है, क्योंकि मैंने यहां सारी डेरिवेशंस कराई है। इतनी सारी डेरिवेशन तुमसे स्कूल में पूछेगा नहीं, पर तुम्हें ये पता तो होना चाहिए ना कहां से आई।
और इतना तो तुम्हारी टीके करके जाएंगे भाई। चलो बाय बाय, टाटा, सी यू एंड लव यू ऑल। ज्यादा लंबा नहीं है, 2 घंटे से कम का ये चैप्टर शायद है ना। चलो बाय बाय, सी यू, मिलते हैं। और अब तक जो टीका भाई, ये बड़ी बात है क्योंकि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ना ही बहुत बड़ा महारत वाली बात है। रोटेशनल हर कोई पढ़ लेता है क्योंकि जरूरत ज्यादा होती है, स्कूल में भी पढ़ाते हैं, हर जगह पढ़ाते हैं। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, थर्मोडायनेमिक्स, वेव्स, ऑसिलेशन चैप्टर वही पढ़ता है जो एक्चुअल पढ़ने वाला बच्चा होता है। तो लिख देना कमेंट में कि एडीबी हम टिके थे लास्ट तक, ठीक है। चलो बाय, टाटा, सी यू।